शेन ने भी समझ लिया, यह महिला संभवतः स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल पर शोध की अपनी प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण कर रही थी। मुझे संदेह है कि यह महिला देवताओं और स्वर्गीय सम्राट द्वारा बनाए गए स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की खेती करना चाहती थी, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सकी और परिणामों का पता नहीं लगा सकी। अंत में, जैसा कि आपने सोचा था, वह स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में अपने शोध में सहायता करने की उम्मीद में भगवान और स्वर्गीय सम्राट की लाश को देखने के लिए लोजा स्नो माउंटेन पर जाना चाहती थी। दुर्भाग्य से वह वहीं मर गई। लिन शेन ने एक साहसिक अनुमान लगाया। लिन शेन की यह बात सुनकर तियान बुलुओ के चेहरे पर थोड़ा सुधार आया और उसने सिर हिलाया, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह महिला किस जाति की थी, लेकिन वह बहुत साहसी थी। ये काफी बुरा है कि उसने स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को चुराने की कोशिश की, लेकिन उसने देवताओं और स्वर्गीय सम्राट की लाशों को चुराने के लिए निश्चित क्षेत्रों में घुसपैठ करने की भी हिम्मत की। वह वास्तव में मौत की हकदार थी। वीडियो अभी भी चल रहा था और महिला अपने शोध में आने वाली समस्याओं का वर्णन करना जारी रखती थी। आश्चर्यजनक रूप से तियान बुलुओ को एहसास हुआ कि इस महिला का शोध काफी गहन था। कई समस्याएं ऐसी थीं जिनका सामना उसने भी किया था और कुछ मुद्दों के लिए महिला ने पहले ही समाधान ढूंढ लिया था। इसके अलावा उसके दृष्टिकोण में कई ऐसे विचार शामिल थे जो तियान बुलुओ के दिमाग में कभी नहीं आए थे। इस महिला ने स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल पर इस हद तक शोध किया है। तियान बुलुओ हैरान दिख रहा था, क्योंकि स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल के बारे में महिला की समझ स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में कई स्तर ऊपर थी। उसने कई बार वे का जिक्र किया। वास्तव में वे का क्या मतलब है? लिन शेन ने पास खड़े तियान बुलुओ से पूछा। वे संभवतः ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को संदर्भित करता है। जब कोई दिव्य एकता चरण पर पहुंचता है तो ये ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को समझने और इस प्रकार उनके अनुरूप होने, प्रकृति के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य में हर कदम उठाने के बारे में होता है, तियान बुलुओ ने कहा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह जिस बारे में बात कर रही है वह किसी वास्तविक प्राणी की तरह है, न कि केवल एक अमूर्त अवधारणा। लिन शेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा है? तियान बुलुओ ने फिर से ध्यान से सुना और वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह किसी विशिष्ट इकाई की बात कर रही थी, न कि ब्रह्मांड के अमूर्त प्राकृतिक नियमों की। शायद यह उसका वर्णन करने का मानवरूपी तरीका है। तियान बुलुओ ने कुछ सोचने के बाद तर्क दिया। क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था वास्तव में किसी प्रकार के प्राणी द्वारा नियंत्रित होती है? उदाहरण के लिए, मेरी मातृभूमि के मिथकों में गड़गड़ाहट और बिजली को थंडर के भगवान और बिजली की महिला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लिन शेन ने अनुमान लगाया और उन्होंने आगे कहा, यदि स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल शुरू में ब्रह्मांड के क्रम के साथ नहीं बल्कि नियमों कानूनों को रखने वाली इकाई के साथ संवाद कर रहा था, तो क्या यह समझाना आसान नहीं होगा कि उच्चतर चरणों को भगवान भूत क्षेत्र क्यों कहा जाता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। मैंने इस समस्या के बारे में भी सोचा है। भले ही आपके पास थंडर के भगवान और लाइटनिंग की लेडी हो, फिर भी वे थंडर और लाइटनिंग के नियमों के मानवीकरण हैं। तथाकथित भगवान भूत क्षेत्र में थंडर और लाइटनिंग के नियमों पर नियंत्रण जैसी शक्तियों को बदलने और हेरफेर करने की क्षमता होनी चाहिए। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि कोई व्यक्ति नियमों को कैसे नियंत्रित कर सकता है। तियान बुलुओ दिव्य जाति का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसके विचार पहले से ही स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल के सार के करीब थे। वह इसे समझ नहीं पाया। इसका कारण उसकी गलती नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह अपने शरीर पर उभर रहे अलौकिक तंतुओं को नहीं देख पा रहा था। यदि वह उन अलौकिक धागों को देख पाता तो संभवतः उसे तुरंत समझ आ जाता कि उन संस्थाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए जो नियमों को बनाए रखती हैं। बेशक, समझना एक बात है और ऐसा करने में सक्षम होना दूसरी बात है। लिन शेन का उसे यह स्पष्ट करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसा करना इस समय फायदेमंद नहीं हो सकता था। बेहतर होगा कि उसे खुद ही यह एहसास करा दिया जाए। वीडियो लगभग 10 मिनट लंबा था और उसका एक हिस्सा गायब था, जिससे चिटचिटाहट जैसी आवाजें आ रही थीं, जिससे ये समझ पाना मुश्किल था कि क्या कहा जा रहा था। दूसरे वीडियो खंड के अंत में प्रोजेक्टर ने स्वचालित रूप से तीसरा खंड चला दिया। जैसे ही तीसरा वीडियो खंड प्रक्षेपित किया गया, तियान बुलुओ का चेहरा क्रोध से भर गया और लिन शेन ने पहली बार वीडियो की सामग्री देखी। एक कमरे में एक दिव्य जाति की महिला को हवा में लटका दिया गया था। उसकी कलाइयों, टखनों और पंखों में बेड़ियां बंधी हुई थीं। उसका शरीर लटक रहा था और अक्षरमी के आकार में फैला हुआ था। उस पर एक धागा भी नहीं था। महिला सेलेस्टियल की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो गई है। हालांकि वह सुरक्षित दिख रही थी,
लेकिन किसी कारण से ये दुखद था, जैसे कि उसे अमानवीय यातना दी गई हो। वह कमीना। तियान बुलुओ ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या उस कमरे का नजारा जाना पहचाना नहीं लगता? लिन शेन ने वीडियो में दृश्य देखा। तभी तियान बुलुओ ने उस स्थान पर ध्यान दिया जहां महिला सेलेस्टियल को कैद किया गया था। उसके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह बढ़ता गया। वह है साइलेंट रेसिडेंस। वीडियो के दृश्य और उनके वर्तमान स्थान की तुलना करते हुए तियान बुलुओ अंततः निष्कर्ष पर पहुंचा। हालांकि दृश्य के भीतर साज सज्जा कुछ अलग थी। घर का लेआउट, लकड़ी की संरचना और कुछ विवरण, जिसमें दीवार पर काले धब्बे शामिल हैं, सभी बहुत समान थे। एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। असंभव। मौन निवास भगवान और स्वर्गीय सम्राट का निवास स्थान है, उनके ज्ञानोदय का स्थान। स्वर्गीय सम्राटों ने इस स्थान का बहुत ख्याल रखा है, यहाँ तक कि कई राजकुमार और शाही पत्नियां भी स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का अध्ययन करने और समझने के लिए यहाँ आए हैं। तियान बुलुओ इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन जितना अधिक उसने देखा उतना ही यह समान लग रहा था। अचानक वह उछल पड़ा और बीन की जांच की। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वहां अभी भी निशान थे जहां एक बार जंजीरें लगी हुई थीं। लिन शेन ने भी देखा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। वह सोच रहा था कि कितने साल पहले एक महिला सेलेस्टियल को ठीक उसी स्थान पर कैद किया गया था जहां वे खड़े थे। दूसरे वीडियो में जो कमरा है वह मेरे कमरे जैसा ही है, बस उसमें अलग फर्नीचर और सामान है। लिन शेन ने उसे आश्वस्त किया। हर जाति के अपने अत्याचारी होते हैं। यह अवश्य ही कोई तानाशाह रहा होगा जिसने उस महिला को स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल पर शोध करने के लिए ले लिया था और यहाँ तक कि अपने लोगों पर भी प्रयोग किया था। लिन शेन के शब्द तियान बुलुओ को समझ में आ गए। सेलेस्टियल स्टार एक ऐसा स्थान था जहां केवल स्वर्गीय सम्राट और उनके शाही रिश्तेदारों को ही प्रवेश की अनुमति थी और बाहरी लोग स्वर्गीय सम्राट की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते थे। अन्य जातियों की उस महिला का प्रवेश या तो स्वर्गीय सम्राट के आदेश से हुआ था या फिर अतीत के किसी शाही रिश्तेदार के कार्य से। सम्राट तियानशु के सिंहासन पर बैठने के बाद केवल राजकुमारों और शाही सिंगिनियों को ही आकाशीय तारे पर जाने की अनुमति थी, लेकिन उससे पहले स्वर्गीय सम्राट के कई रिश्तेदारों को आने का विशेषाधिकार प्राप्त था, इसलिए संभवतः उनमें से ही कोई इसके पीछे था। जब दोनों विचार कर रहे थे तभी वीडियो में महिला फिर से प्रकट हुई। लटकी हुई मादा सेलेस्टियल के पास गई और अपनी उंगली से उसके माथे को छूते हुए कहा कि मादा सेलेस्टियल तुरंत जाग गई। महिला दिव्या की चेतना अभी भी थोड़ी धुंधली थी। महिला ने अपनी कनपटियों को 2-4 बार रगड़ा, तब जाकर वह पूरी तरह से होश में आए। महिला की ओर देखते हुए महिला दिव्या ने अचानक कुछ शब्द कहे जिससे तियान बुलुओ की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। हे स्वर्गीय सम्राट, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ गया हो, क्योंकि उसके सभी पिछले अनुमान गलत थे। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि महिला स्वर्गीय वास्तव में इस महिला को प्रभु स्वर्गीय सम्राट कह रही थी, जिसके कारण लिन शेन का मन कुछ देर के लिए अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन वह महिला स्पष्ट रूप से स्वर्गीय जाति की नहीं थी, तो वह संभवतः स्वर्गीय सम्राट कैसे हो सकती थी? तियान बुलुओ भी उतना ही आश्चर्यचकित था और काफी देर तक उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। नहीं, ये सही नहीं है। वह निश्चित रूप से स्वर्गीय सम्राट नहीं हो सकती, निश्चित रूप से नहीं। महिला स्वर्गीय को बहुत गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया होगा या उसे मोहित किया गया होगा, इसलिए इस महिला को स्वर्गीय सम्राट समझने की गलती हुई। लिन शेन ने सबसे तर्कसंगत स्पष्टीकरण देते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तियान बुलुओ ने उत्तर दिया, जो अंततः अपने होश में आया था। उसने बार बार सिर हिलाया। हालांकि दोनों महिलाओं के बीच हुई बातचीत ने दोनों पुरुषों की धारणाओं को तोड़ दिया और वे अपनी जगह पर ही स्थिर हो गए। क्या तुम भूल गए? तुम भगवान स्वर्गीय सम्राट हो, तुम दिव्य जाति के राजा हो, महिला ने ठंडे स्वर में कहा, महिला दिव्य की थोड़ी पर चुटकी लेते हुए। लिन शेन इन शब्दों को तर्कसंगत रूप से समझने में पूरी तरह से असमर्थ था। क्या यह महिला दिव्य जाति की सम्राट हो सकती है? क्या दिव्य जाति के सम्राट को यहाँ बंद करके इस तरह से बनाया जा सकता है? लिन शेन का दिमाग F1 कार की गति से चक्कर काट रहा था, लेकिन वह इस मानसिक चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा था। महिला स्वर्गीय सम्राट, बंधी हुई, असहनीय। लिन शेन के दिमाग में सभी प्रकार की सामंजस्यपूर्ण छवियां दिखाई देने लगीं। तियान बुलुओ का विश्व दृष्टिकोण भी उतना ही बिखर गया था। वह एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था, नहीं वह विश्वास कर पा रहा था कि यह सब कुछ वास्तविक था। वह यह मान लेता कि वे एक अवैध वयस्क फिल्म देख रहे थे जिसका उनकी दिव्य जाति से कोई लेना देना नहीं था।
आप स्वर्ग के सम्राट हैं, मैं नहीं। कृपया दया करें, मैं वास्तव में अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। महिला दिव्य ने आंसुओं के साथ विनती की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन महिला अविचल रही और उसने महिला दिव्य महिला की थोड़ी को दबाते हुए उसे अपना सिर ऊपर रखने के लिए मजबूर करना जारी रखा। यदि आप स्वर्गीय सम्राट नहीं हैं, तो आपका परिवार शाही नहीं है और आपके बच्चे राजकुमार नहीं हैं। दिव्य जाति के भीतर उनके कार्यों को देखते हुए, यदि आप स्वर्गीय सम्राट नहीं हैं, तो वे कैसे जीवित रह सकते हैं? महिला दिव्या हिंसक रूप से कांप उठी, इतनी भयभीत कि वो महिला की आंखों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सुनकर उसकी नजरें कठोर हो गईं और उसने महिला की आंखों से नजरें मिलाईं और दहाड़ते हुए कहा, अगर तुमने उन पर हाथ भी उठाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, यहां तक कि मरने के बाद भी। क्या मैं ही हूं जो उन्हें माफ नहीं करूंगी? तुम ही हो जो उन्हें माफ नहीं करोगे। अगर तुम स्वर्ग के सम्राट नहीं हो तो वे बेकार और तिरस्कृत हैं। वे कीड़े हैं जिन्हें हर कोई खत्म करना चाहता है, विमल जिन्हें अनगिनत लोग जल्द से जल्द मारना चाहते हैं। अगर तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते और वे मर जाते हैं, तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? ये तुम्हारी ताकत की कमी है, तुमने उन्हें एक मृत अंत तक पहुंचा दिया। हत्यारा तुम हो, मैं नहीं। महिला ने अपना हाथ वापस खींच लिया और निर्दयता से बोली, मैं। एक पल के लिए महिला दिव्या को पता नहीं था कि क्या कहना है। अगर मैं ये बटन दबाती हूं तो आपको अपने दर्द से राहत मिलेगी। आप जाना या न जाना आपकी मर्जी है। महिला ने दीवार की ओर बढ़ते हुए एक बटन की ओर इशारा करते हुए कहा। एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। दिव्या चुप रही। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में तूफान चल रहा हो। यदि आप नहीं चुनेंगे तो मैं आपके लिए चुनूंगी, महिला ने दीवार पर लगे बटन को दबाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं स्वर्ग की सम्राट हूं। स्वर्गीय महिला ने चिल्लाते हुए महिला को बटन दबाने से रोक दिया। यह क्या है? मैंने आपकी बात नहीं सुनी, महिला ने ठंडे स्वर में महिला सेलेस्टियल की ओर देखते हुए कहा। मैं स्वर्गीय सम्राट बनने को तैयार हूं। मैं स्वर्गीय सम्राट हूं। मुझे पता है कि मैं गलत थी। मैं टिक सकती हूं। मैं वास्तव में अभी भी टिक सकती हूं। स्वर्गीय महिला ने विनती की, मानो वह कुत्ते की तरह भीख मांग रही हो। आप कौन हैं? महिला ने महिला दिव्या की ओर देखते हुए पूछा। मैं स्वर्ग की सम्राट हूं, दिव्य महिला ने तुरंत कहा। आप कौन हैं? महिला ने दोहराया। मैं स्वर्ग की सम्राट हूं। मैं ईश्वर और स्वर्ग की सम्राट हूं। स्वर्गीय महिला ने जोर से पुकारा। इस कथन से लिन शेन और तियान बुलू अवाक रह गए, लगभग उनका दिमाग भून गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रारंभ में उन्होंने यह मान लिया था कि वह महिला दिव्य जाति के विभाजित गुट की एक राजकुमारी होगी, लेकिन मैं ईश्वर और स्वर्गीय सम्राट हूं की घोषणा ने उनके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जिससे वे स्तब्ध होकर मूर्ख बन गए। ईश्वर और स्वर्गीय सम्राट, जिन्होंने ब्रह्मांड के 5 मौलिक विकास कौशलों में से एक स्वर्गीय हृदय कौशल का निर्माण किया, जिससे अनगिनत जातियों को लाभ हुआ और आज भी दिव्य जाति के एक महान सम्राट के रूप में मनाया जाता है, अब इस तरह से प्रस्तुत किया गया था कि लिन शेन अपने सबसे अजीब सपनों में भी ऐसी अपमानजनक वास्तविकता की कल्पना नहीं कर सकता था। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, जोर से बोलो, महिला अभी भी असंतुष्ट थी। मैं ईश्वर और स्वर्गीय सम्राट हूं। मैं ईश्वर और स्वर्गीय सम्राट हूं। मैं ईश्वर और स्वर्गीय सम्राट हूं। महिला स्वर्गीय महिला ने जानवर की तरह महिला पर दहाड़ लगाई। अंत में महिला के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। यही सही है। स्वर्गीय सम्राट के रूप में आपको भूमिका निभानी चाहिए। आपको स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में निपुण होना चाहिए। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल शब्द बोलते ही महिला का शरीर कांप उठा। चलो फिर से कोशिश करते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम भगवान और स्वर्ग के सम्राट हो। ये सिर्फ एक कौशल है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। महिला की उंगलियों ने महिला सेलेस्टियल की त्वचा को छुआ और उसकी उंगलियों के रास्ते का अनुसरण करते हुए महिला सेलेस्टियल के शरीर पर रक्त लाल रेखाएं दिखाई देने लगीं। धीरे धीरे उन रक्त लाल रेखाओं ने एक भयानक पैटर्न बना लिया। जब महिला सेलेस्टियल का शरीर पूरी तरह से पैटर्न के साथ खींचा गया तो कुछ विचित्र हुआ। मादा सेलेस्टियल का शरीर, जो लटका हुआ था, अचानक ऊपर उठा, मानो वह एक कठपुतली हो जिसे ऊपर खींचा जा रहा हो। एक अत्यंत अजीब मुद्रा में हवा में तैरने लगा और फिर एक कठपुतली की तरह जिसे नियंत्रित किया जा रहा हो, वह विभिन्न अकल्पनीय स्थितियों में मुड़ गई। महिला द्वारा बनाए गए रक्त लाल पैटर्न भयानक लाल रोशनी के साथ चमक रहे थे, जो धीरे धीरे महिला सेलेस्टियल के शरीर में समा रहे थे।
उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं और उसके पंख रक्त के रंग में बदल गए, जैसे कि उन्हें ताज़ा खून से रंगा गया हो। वह महिला अब एक रक्त देवदूत जैसी लग रही थी। उसके काले बाल खड़े थे जैसे किसी बल द्वारा उठाए गए हों। उसकी आंखें पूरी तरह से रक्त लाल रंग से ढकी हुई थीं। वह महिला को स्थिर दृष्टि से देख रही थी, जैसे किसी शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया हो। अचानक होलोग्राफिक प्रक्षेपण गायब हो गया और लिन शेन और तियान बुलुओ दोनों को हवा में गिरने जैसी अनुभूति हुई। वे अपनी पिछली धारणाओं और उनके मन में छोड़ी गई परेशान करने वाली छवियों के बीच तीव्र विरोधाभास को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तीनों क्लिप देखने के बाद उनके दिमाग पहले से कहीं ज्यादा उलझन में पड़ गए। ऐसी अजीब और डरावनी फुटेज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ईश्वर और स्वर्गीय सम्राट, एक महिला स्वर्गीय को अन्य जातियों की एक महिला ने शांत निवास में फांसी पर लटका दिया था, उसे स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल के परीक्षणों से गुजरने के लिए मजबूर किया था, और फिर भी वह दावा कर रही थी कि ये दूसरी महिला स्वर्गीय सम्राट थी। यदि यह सब सच था तो लिन शेन की सभी अटकलें पूरी तरह से गलत थीं। राजकुमार, मुझे लगता है ये वीडियो संभवतः एक छोटे बजट के फिल्म निर्माता का काम है, जो भगवान और स्वर्गीय सम्राट की कहानी से प्रेरित है। लिन शेन ने हल्की खांसी के साथ कहा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। जो लोग ये वीडियो बनाते हैं उन्हें मर जाना चाहिए। तियान बुलुओ ने जोर से सिर हिलाया, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को मूर्ख नहीं बना सकता था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि वीडियो में दिखाया गया स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल वास्तविक था। मुझे इस मामले के बारे में स्वर्गीय सम्राट से बात करनी चाहिए। चलो चलें। तियान बुलुओ ने लिन शेन को पकड़ लिया और सम्राट तियानशु को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प था। लिन शेन मूल रूप से यह कहना चाहता था कि तियान बुलुओ अकेले ही सम्राट तियानशु से मिलने जा सकता है। आखिरकार शाही परिवारों के मामले ऐसे नहीं थे जिनमें वह शामिल हो सकता था। लेकिन आगे विचार करने पर लिन शेन ने अपने शब्दों को निगल लिया और फिर भी तियान बुलुओ का पीछा किया। हालांकि जब लिन शेन शाही महल के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे तो केवल तियान बुलुओ को अंदर बुलाया गया। स्वर्गीय सम्राट के बुलावे के बिना वह केवल बाहर ही प्रतीक्षा कर सकता था। लिन शेन को नहीं पता था कि वह जो कर रहा था वह सही था या गलत, लेकिन एन6 ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि वह सम्राट तियानशु को धोखा देने के बारे में कभी न सोचे। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि कबूल करना बेहतर है। भले ही उसे सजा स्वीकार करनी पड़े, लेकिन अगर सम्राट तियानशु को बाद में सच्चाई का पता चल जाए तो ये परिणामों से बेहतर होगा। यह ऐसी चीज नहीं होगी जिसे केवल सजा देकर हल किया जा सके। क्या सम्राट तियानशु मुझे सजा देंगे? वह मुझे कैसे सजा देंगे? मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं और मैं निश्चित रूप से अपनी जान नहीं दे सकता। क्या महिला की लाश को घसीटकर बाहर लाया जाएगा और कोड़े मारे जाएंगे? मुझे आश्चर्य है कि क्या अभी भी अग्नि बीज को वापस जीवित करने का कोई अवसर होगा। लिन शेन ने इंतजार किया और आधी रात होने वाली थी, फिर भी तियान बुलुओ अभी भी बाहर नहीं आया था। आपका अगला पठन एम्पायर पर है। लिन शेन के दिल में एक बुरी भावना थी। अगर तियान बुलुओ जैसे राजकुमार को भी दंडित किया जाना था तो उसकी सजा और भी अधिक कठोर होगी। जैसे ही वह चिंता में डूबा, शाही महल के बड़े दरवाजे खुल गए और तियान कांग्युन बाहर चला गया। डीन, मेरे साथ आओ। सम्राट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तियान कांग्युन ने भावशून्यता से कहा। स्टीवर्ड युन, राजकुमार तियान बुलुओ कहाँ है? लिन शेन ने तियान कांग्युन को कुछ देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तियान कांग्युन ने उसका हाथ दबा दिया, उसे वस्तु निकालने तक नहीं दिया। डीन, हमें बस सम्राट की सेवा अपनी क्षमता के अनुसार करनी है, तियान कोंग्युन ने कहा। बाकी की चिंता मत करो, अभी आओ, सम्राट अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तियान कोंग्युन ने आगे का रास्ता दिखाया। तियान कोंग्युन के व्यवहार को देखकर लिन शेन को पता चल गया कि यह मामला शायद संभालना आसान नहीं होगा। वह तियान कोंग्युन का पीछा करते हुए सम्राट तियानशु के अध्ययन कक्ष के बाहर पहुंच गया। महाराज, डीन यहाँ हैं, तियान कांग्युन ने दरवाजे पर धीरे से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दरवाजे के बाहर से उत्तर दो और तुम जा सकते हो। स्वर्गीय सम्राट की आवाज कमरे के अंदर से आई, अधिकारपूर्ण और आदेशात्मक। तियान कांग्युन ने जवाब दिया और कक्ष से बाहर चले गए। लिन शेन को अध्ययन कक्ष के दरवाजे के बाहर अकेला छोड़ दिया। तियान, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? अध्ययन कक्ष के अंदर से स्वर्गीय सम्राट की ठंडी आवाज सुनाई दी। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, लिन शेन ने जवाब दिया और मन ही मन सोचा, ये सम्राट तियानशु वास्तव में इन खेलों का आनंद लेता है। पहले पूछता है कि क्या कोई अपना अपराध स्वीकार करता है,
मानो कोई नाटक कर रहा हो। निश्चित रूप से अगली पंक्ति यह नहीं होगी कि बताओ तुम्हारा अपराध क्या है। तो बताओ तुम्हारा अपराध क्या है। स्वर्गीय सम्राट के निम्नलिखित शब्दों ने लिन शेन को एक अजीब सा एहसास कराया। मुझे अपनी मर्जी से लोजा स्नो माउंटेन में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए थी। राजकुमार तियान बुलुओ को अपने साथ ले जाना तो दूर की बात है। लिन शेन को एनछेह की चेतावनियां याद आई। नुकसान सहना एक आशीर्वाद है। व्यक्ति को भारी होने पर भी दोष अपने ऊपर लेना चाहिए। हम ये जानते हुए भी कि यह गलत है, तुमने फिर भी जानबूझकर यह काम किया। एक काम करने के बाद तुम अहंकारी और दंभी हो जाते हो। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि दिव्य जाति के नियम तुम पर लागू नहीं होंगे? लिन शेन ने अध्ययन कक्ष के अंदर किसी चीज के जोर से टूटने की आवाज सुनी, जैसे कि कुछ टूट गया हो। दरवाजे के बाहर खड़े होकर लिन शेन ने कहा, सब कुछ मेरी गलती है। इसका राजकुमार तियान बुलुओ से कोई लेना देना नहीं है। कृपया महामहिम मेरी सजा का आदेश दें। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना जानते हो। सम्राट तियानशु का स्वर काफी नर्म हो गया था, लेकिन अभी भी उसमें ठंडक थी जब उसने कहा, यह एक गंभीर गलती है, और अगर हम तुम्हें दंडित नहीं करते हैं तो कौन जानता है कि भविष्य में तुम और कितनी बड़ी आपदाओं का कारण बन सकते हो। ठीक है, चूंकि तुम ही इस विपत्ति के कारण हो, इसलिए देवताओं और स्वर्गीय सम्राट को दफनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम इस मामले को अच्छी तरह से संभालोगे तो हम बीती बातों को भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारे लौटने पर तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सम्राट तियानशु की आवाज धीमी पड़ते ही किसी ने दरवाजा खोला और अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। ये देखकर कि यह तियान बुलुओ था जो बाहर आया था, लिन शेन ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने सोचा था कि तियान बुलुओ को सम्राट तियानशु ने पहले ही निपटा दिया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी गलत नहीं था। तियान बुलुओ के बाहर आने के बाद उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, अपनी पीठ उसकी ओर घुमाई और लिन शेन को एक मूक मुस्कान दी। फिर उसने उसे एक किताब दी और अंत में बोला, ये स्वर्गीय सम्राट को दफनाने की विधि है। आपको देवताओं और स्वर्गीय सम्राट को इस विधि के अनुसार मकबरे में दफनाना चाहिए, बिना किसी चूक के। हाँ, लिन शेन ने कहा और पुस्तक उठा ली जिसके कवर पर स्वर्गीय अंत्येष्टि शास्त्र शीर्षक अंकित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस मामले के ठीक से हल होने से पहले आपको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। तियान बुलुओ, आपको 3 महीने के लिए रेनी मिस्ट टॉवर में कैद किया जाएगा। किंग यू को आपकी सुरक्षा करने का आदेश दें, और यदि आप इस समय के दौरान आधे दिन के लिए भी रेनी मिस्ट टॉवर से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं तो आपके पैर तोड़ दिए जाएंगे। पहरेदारों, राजकुमार तियान बुलुओ को रेनी मिस्ट टॉवर में ले जाएं। स्वर्गीय सम्राट की आवाज एक बार फिर अध्ययन के भीतर से आई। तियान बुलुओ को ले जाने के लिए कोई आगे आया और जल्द ही अध्ययन कक्ष के सामने केवल लिन शेन ही रह गया। सम्राट तियानशु ने उसे जाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए वह नहीं जा सका। मात्र नक्षत्र पर आपका नाम लिन शेन है। स्वर्गीय सम्राट की आवाज काफी नर्म हो गई थी। हाँ, लिन शेन ने उत्तर दिया। चूंकि आप हमारी दिव्य जाति में आ गए हैं, इसलिए आपको अब अपना पुराना नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तियान एक अच्छा नाम है जो हमारी दिव्य जाति के लिए और मेरे लिए भी उपयुक्त है। स्वर्गीय सम्राट ने कुछ देर रुककर कहा, क्या आप देवताओं और स्वर्गीय सम्राट के मामले के बारे में जानते हैं? महाराज, आप जो मुझसे जानना चाहते हैं वह मैं जानता हूँ। आप जो मुझसे नहीं जानना चाहते उसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, लिन शेन ने उत्तर दिया। जब तक तुम समझते हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब तक तुम अच्छा कर रहे हो। तुम जो गलतियां करते हो उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम जो शिकायतें झेलते हो वे व्यर्थ नहीं जा सकती। भाग्य के अनुसार कार्य करो और मामलों को अच्छी तरह से संभालो, और स्वर्ग द्वारा अनुग्रहित लोगों को दिव्य सहायता प्राप्त होगी। सम्राट तियानशु थोड़ा थका हुआ लग रहा था। अब जाओ, स्वर्गीय दफन शास्त्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और अपने आप को उचित रूप से संचालित करना सुनिश्चित करो। हाँ, स्वर्गीय दफन शास्त्र को पकड़े हुए लिन शेन ने अध्ययन कक्ष छोड़ दिया और केवल सोते हुए महल के बाहर तियान कांग्यून को देखा, जिसने फिर उसे शाही महल से बाहर निकाल दिया। साइलेंट निवास पर लौटकर लिन शेन ने स्वर्गीय दफन शास्त्र खोला और परिचयात्मक पृष्ठ पर एक हस्तलिखित वाक्य पाया। स्वर्ग लोगों को पोषण देने के लिए सभी चीजों का निर्माण करता है, और मृत्यु के बाद लोगों को स्वर्ग को चुकाने के लिए दफनाया जाता है। सामग्री को पलटते हुए उसे केवल स्वर्गीय सम्राट को दफनाने के नियम और रीति रिवाज मिले, लेकिन अगर वह इन औपचारिक विवरणों का पालन करता
तो न केवल वह अकेले कम समय में दफनाने का काम पूरा करने में असमर्थ होता, बल्कि उसके साथ 1000 आदमी होने पर भी यह असंभव होता। हालांकि सम्राट तियानशु ने उसे केवल स्वर्गीय दफन शास्त्र दिया था, उसने न तो पैसे दिए और न ही सहायक। देवताओं और स्वर्गीय सम्राट को इस तरह से दफनाना असंभव था। इसके अलावा वह महिला स्पष्ट रूप से दिव्य जाति की नहीं थी और संभवतः देवता और स्वर्गीय सम्राट भी नहीं थे। दिव्य जाति ने हमेशा उसे लोजा स्नो माउंटेन के मकबरे में दफनाने से परहेज किया था, जिसका निश्चित रूप से इस बात से कुछ लेना देना था। लिन शेन ने हस्तलिखित प्रस्तावना को फिर से देखा और अचानक सब कुछ उसके लिए स्पष्ट हो गया। सम्राट तियानशु उसे देवताओं और स्वर्गीय सम्राट को दफनाने के लिए बाध्य नहीं कर रहे थे, वह अनिवार्यतः उसे उस महिला के शरीर का निपटान करने का निर्देश दे रहे थे, और वह भी ऐसी रीति से कि उसका कोई निशान न बचे। लिन शेन हैरान था, इतने सालों में सेलेस्टियल रेस से किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया, और सम्राट तियानशु ने खुद ऐसा क्यों नहीं किया, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। लिन शेन को पता था कि इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। फिर भी यह उसके लिए एक फायदा था। अगर वह खुद ही शरीर से निपटने जा रहा था तो अग्निबीज शायद बच नहीं पाएगा। लेकिन निकलने से पहले उसे कुछ तैयारियां करनी थी, अन्यथा वह लोजा स्नो माउंटेन में प्रवेश भी नहीं कर पाता। जीवित नीचे आना तो दूर की बात थी। रैंकिंग के लिए लड़ाई जारी रही और अमर स्तर के शीर्ष पर सर्वोच्च कबीले से नहीं बल्कि फीनिक्स कबीले से फेंगशे नामक एक व्यक्ति था। दूसरा स्थान सुप्रीम क्लान को मिला और उनके पीछे ज्यादातर अतीत की मजबूत जातियां थीं। सेलेस्टियल रेस के इमोर्टल्स वर्तमान में 16वें स्थान पर हैं, अभी भी शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाए हैं। सर्वोच्च रैंक वाला मानव कोई और नहीं बल्कि अपराजित राजा था। अपराजित राजा के अलावा कई अन्य मानवों ने आश्चर्यजनक रूप से निर्वाण स्तर पर अरबों लंबी रैंकिंग लड़ाई में जगह बनाई। हालांकि उनकी रैंकिंग काफी कम थी, इसलिए संभवतः उनके पास अंतिम समग्र सूची में जगह बनाने का कोई मौका नहीं था। सामान तैयार करने के बाद सम्राट तियानशु ने लोजा हिम पर्वत में प्रवेश के लिए आवश्यक आपूर्ति भी पहुंचा दी। उज्ज्वल दिव्य दीपक का आध्यात्मिक आधार, जिसे पहले तियान बुलुओं द्वारा उपयोग किया गया था, लिन शेन को उपयोग करने के लिए भेजा गया, साथ में 10 बड़ी अगरबत्तियां भी। इससे पहले तियान बुलुओं और उनकी टीम ने लोजा स्नो माउंटेन पर सीमित समय के लिए पतली अगरबत्ती का उपयोग किया था, जो कुल मिलाकर केवल कुछ घंटों तक ही जलती थी, जिसमें पहाड़ पर चढ़ने और उतरने में लगा समय भी शामिल था, जिससे पहाड़ पर वास्तव में रहने के लिए सीमित समय ही बचता था। ये 10 बड़ी अगरबत्तियां, जिनमें से प्रत्येक अंगूठे जितनी मोटी और 1 मीटर से अधिक लंबी थी, दर्जनों घंटों तक जल सकती थी। स्वर्गीय दफन शास्त्र पढ़ने के बाद ही लिनजू को समझ में आया कि लोजा स्नो माउंटेन पर चढ़ते समय धूप की जरूरत क्यों थी। पहले तो लिन शेन ने सोचा कि यह मृतकों को सम्मान देने के लिए है। बाद में पता चला कि मामला ऐसा नहीं था। धूप को गाइडिंग इंसेंस कहा जाता था और इसके बिना कोई भी व्यक्ति लोजा स्नो माउंटेन पर खो जाएगा। लोजा हिम पर्वत वास्तव में बहुत बड़ा नहीं था और लिन शेन को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई वहां कैसे खो सकता है, लेकिन स्वर्गीय अंत्येष्टि शास्त्र में ऐसा ही कहा गया था। अपनी आपूर्ति को व्यवस्थित करने के बाद लिन शेन एक बार फिर अराजकता नदी के स्रोत की ओर बढ़ गया और उज्ज्वल दिव्य दीपक के साथ अकेले लोजा हिम पर्वत पर पहुंच गया। बड़ी अगरबत्तियां जलाने के बाद लिन शेन ने चढ़ाई शुरू की और जब वह फिर से शिखर पर पहुंचा तो उसने पाया कि मृत शरीर एक बार फिर बर्फ से ढक गया था। बर्फ कब पड़ी? लिन शेन ने सोचा। काले कोहरे से घिरे आसमान की ओर देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां बर्फ कैसे पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन के पास बर्फ के ढेर को फिर से खोदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंदर वास्तव में मोजाइक से ढकी लाश थी। सामान्य परिस्थितियों में स्वर्गीय दफन शास्त्र के अनुसार शव को लोजा हिम पर्वत के पीछे ले जाना पड़ता था, जहां स्वर्गीय सम्राट की समाधि का प्रवेश द्वार था, और वहां से उसे कब्र में भेजना पड़ता था। लेकिन वह अकेले आए थे और स्वर्गीय सम्राट के अनुरूप अंतिम संस्कार के साथ उसे नहीं भेज सकते थे। इसके अलावा स्वर्गीय सम्राट ने उसे दफनाने के लिए आवश्यक कलाकृतियां प्रदान नहीं की थीं, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि वह वास्तव में नहीं चाहता था कि लिन शेन को दफनाया जाए। अगर मैं उसे दफना नहीं सकता तो मुझे शव को कहां ले जाना चाहिए? लिन शेन ने इस सवाल पर विचार किया। सबसे सरल तरीका शरीर को नष्ट करना होगा, लेकिन एक अमर का शरीर इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकता, यहां तक कि एक आरोही की ताकत से भी नहीं। सम्राट तियानशु शायद नहीं चाहते कि मैं यहां बहुत शोर मचाऊं। उनका मुझे भेजना सिर्फ शरीर को नष्ट करने से कहीं ज्यादा है।
अगर मैं इसे नष्ट नहीं करना चाहता और उसे वास्तव में मकबरे में नहीं रख सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? सम्राट तियानशु चीजों को स्पष्ट नहीं करते, हमेशा दूसरों को अनुमान लगाने के लिए छोड़ देते हैं। वे थकते नहीं हैं, फिर भी ये दूसरों के लिए थकाव है, लिन शेन ने सोचा, जबकि वह शरीर के चारों ओर की बर्फ को तब तक साफ कर रहा था जब तक कि वह पूरी तरह से उजागर न हो जाए। कुछ सोचने के बाद लिन शेन ने शव को दफनाने के लिए जगह खोजने का फैसला किया। चूंकि शव को नष्ट नहीं किया जा सकता था या मकबरे में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए दफनाना ही एकमात्र विकल्प बचा था। मुझे तुम्हें उचित तरीके से दफनाना है, मुझे माफ करें, मेरे खिलाफ मत रहो, लिन शेन ने कहा और लाश को उठाया और पीछे के पहाड़ की ओर चलने लगा। लोजा स्नो माउंटेन के मध्य से ऊपरी हिस्से तक बर्फ से ढका हुआ था और सिर्फ निचले हिस्से में मिट्टी थी। शव को दफनाने के लिए पहाड़ के निचले हिस्से में जाना पड़ता था। जब तक वह मकबरे में नहीं थी, उसे बाहर दफनाने से, जहां उसे आसानी से नहीं पाया जा सकेगा, कोई समस्या नहीं होगी। बेशक एक उपयुक्त स्थान खोजने के बाद लिन शेन ने उसके साथ एक रात सोने की योजना बनाई। हालांकि यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अग्नि बीज की शक्ति को नहीं छोड़ सकता था। कुछ ही देर में लिन शेन मध्य पहाड़ से नीचे उतर गया और शव को रखने के लिए एक गुप्त कोना ढूंढ लिया तथा अपने हाथों से खुदाई शुरू कर दी। कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने पाया कि वहां केवल 1 फुट मोटी मिट्टी की एक पतली परत थी तथा उसके नीचे ठोस चट्टान थी जो पूरी तरह से अचल थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने कई अन्य स्थानों पर भी प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही रहा, मिट्टी की परत बहुत पतली थी तथा नीचे की चट्टान ऐसी नहीं थी जिसे आरोही स्तर की ताकत वाले लोग खोद सकें। लिन शेन के पास खोदी गई जमीन को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह शव को पहाड़ से नीचे ले जाने के लिए एक जगह की तलाश में आगे बढ़ता रहा जहां वह उसे ठीक से दफना सके। हर बार जब वह नीचे की ओर बढ़ता, लिन शेन फिर से खोदता तो पाता कि हर जगह स्थिति एक जैसी थी, लाश को ठीक से दफनाने के लिए मिट्टी की परत बहुत पतली थी। शव को दफनाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान न पाकर वह एक पहाड़ी नाले के बीच में पहुंच गया था। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हम स्वर्गीय सम्राट के मकबरे तक पहुंच जाएंगे। लिन शेन ने चारों ओर देखा और धारा के बगल में एक रास्ता देखा जो देवदार या सरू जैसा दिखने वाले पौधों से घिरा हुआ था। वह रास्ता स्वर्गीय सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार की ओर जाता था। उस तरफ जाने में असमर्थ लिन शेन लाश को नदी की ओर ले गया, जहां पास में और भी पहाड़ियां थीं। उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या वहां कोई गुफा या ऐसी ही कोई चीज है जहां वह लाश को बंद कर सके। एम्पायर से विशेष सामग्री का आनंद ले। बहुत समय नहीं बीता था कि लिन शेन को एक गुफा मिल गई। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी, इसमें प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ता था। ये लगभग 10 मीटर तक फैली हुई थी और एक ऐसे अंत में समाप्त होती थी जहां अंदर कुछ भी नहीं था। लिन शेन को लगा कि यह जगह शायद उपयुक्त है। जब तक वह प्रवेश द्वार को सील कर दे और उसे थोड़ा छिपा दे, कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। वास्तव में यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, कौन इस तरह की चीज के लिए अपनी राह से हट जाएगा। लाश को गुफा में ले जाने और उसे रखने के लिए एक सूखी जगह खोजने के बाद लिन शेन ने शव से कहा, इस गुफा में जहरीले कीड़े और खूंखार जानवर हो सकते हैं जो आपके शरीर को अपवित्र कर सकते हैं, जो अच्छा नहीं होगा। मैं एक रात यहाँ आपके साथ रहूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस गुफा का कोई मालिक नहीं है और फिर हम आपका नया घर बना सकते हैं। इतनी सारी परेशानियों के बाद लिन शेन को अब लाश से डर नहीं लगता था। वह उसे बिना किसी परेशानी के इधर उधर ले जाता था। अग्नि बीज महत्वपूर्ण था। लिन शेन ने शव को नीचे लिटाया और फिर उसके बगल में लेट गया। एक हाथ शव पर टिका हुआ था। यद्यपि उसे विशेष भय नहीं लग रहा था, फिर भी एक लाश के बगल में सोना उसे अजीब लग रहा था। उसकी त्वचा में सिहरन पैदा हो रही थी जिससे वह सो नहीं पा रहा था। उसके बगल में रखी बड़ी अगरबत्ती सिर्फ थोड़ी जली थी। स्वर्गीय सम्राट ने उसे 10 अगरबत्तियां दी थीं, संभवतः उसे लाश को संभालने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, बिना समय खत्म होने की चिंता किए। वह महिला दिव्य जिसे स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया गया था, क्या वह वास्तव में एक देवता या स्वर्गीय सम्राट थी? क्या वह स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में महारत हासिल करने में कामयाब रही? उसने दावा किया कि यह महिला स्वर्गीय सम्राट थी। क्या इस बात की संभावना है कि यह महिला असली देवता और स्वर्गीय सम्राट थी? आखिरकार दिव्य जाति के अभिलेखों के अनुसार ये देवता और स्वर्गीय सम्राट ही थे जो लोजा हिम पर्वत के ऊपर मर गए थे। लेकिन पहाड़ की चोटी पर केवल एक महिला की लाश थी, किसी महिला दिव्य प्राणी का शरीर नहीं था।
यदि अभिलेख सही है तो देवता और स्वर्गीय सम्राट को महिला का उल्लेख करना चाहिए। विचारों में खोए हुए लिन शेन को कम डर लगा और बिना एहसास किए वह सो गया। लिन शेन जागा तो उसने तरोताजा महसूस किया और आलस से हाथ खींचे, इससे पहले कि उसे महसूस हो कि उसके दिमाग में कुछ नई जानकारी थी। ये वास्तव में स्वर्ग को नकारने वाली हड्डी है। इसकी पूर्णता में 10% की वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग को नकारने वाली हड्डी को खोजना इतना मुश्किल नहीं है। एक पूरी स्वर्ग को नकारने वाली हड्डी बस कोने के आसपास ही लगती है। लिन शेन अंदर से खुश था, लेकिन जैसे ही उसने बगल की ओर देखा उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। ये कैसे गायब हो सकता है? लिन शेन उछल पड़ा और उज्ज्वल दिव्य दीपक को उठाकर जल्दी से गुफा को स्कैन किया, कई बार आगे और पीछे देखा। इतना छोटा क्षेत्र, फिर भी लाश कहीं नजर नहीं आई। लिन शेन को अपने सिर पर झुनझुनी महसूस हुई, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, नहीं, क्या ये झूठ बोल रहा है? लिन शेन उन अलौकिक कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन लाश वास्तव में गायब हो गई थी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आधी रात को उसे चुराने आया हो, है ना? लाश पैसे नहीं है, ये खाने योग्य नहीं है। वे उस चीज से क्या चाहते होंगे? इसके अलावा ये लोजा स्नो माउंटेन की सीमा के भीतर था। आम लोग आसानी से अंदर नहीं जा सकते थे, और जो लोग अंदर जा सकते थे वे लाश चुराने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसके अलावा लिन शेन किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सका। ये वापस जीवित नहीं हो सकता था, है ना? लिन शेन ने सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह असंभव है। हालांकि यह शरीर किसी अमर व्यक्ति का था, लेकिन यह अरबों साल पहले की किसी आकृति का था। ये कैसे संभव है कि यह फिर से जीवित हो जाए? उसने मुड़कर जमीन में रखी बड़ी अगरबत्ती की ओर देखा तो पाया कि धूप बत्ती अभी भी अच्छी तरह जल रही थी, लगभग आधी जल चुकी थी। धूप अभी भी यहाँ है। अगर वह सचमुच जिंदा होकर भाग गई होती तो उसे धूप और दीपक की जरूरत होती, है ना? लिन शेन गुफा से बाहर रेंग कर आया और आसपास का निरीक्षण किया, फिर भी लाश का कोई निशान नहीं था। लाश को खोजने में असमर्थ लिन शेन को नहीं पता था कि वह सम्राट तियानशु को कैसे रिपोर्ट करेगा, इसलिए उसके पास धूप बत्ती ले जाते समय उसे खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन लोजा स्नो माउंटेन और आसपास के इलाकों में कई बार खोज करने के बाद भी लिन शेन को अभी भी लाश का कोई निशान नहीं मिला, न ही उसने आसपास के क्षेत्र में किसी अन्य प्राणी या व्यक्ति को देखा। ये वास्तव में विचित्र है, आखिर लाश कहाँ गई होगी? लिन शेन कुछ हद तक निराश था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सम्राट तियानशु ने उसे लाश से निपटने का काम सौंपा था और अब वह उसे खो चुका था। अगर सम्राट तियानशु को इस बारे में पता चला तो लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसका जीवन अभी भी सुरक्षित रहेगा। जैसे ही धूप बत्ती जलने वाली थी, लिन शेन ने एक और धूप बत्ती जलाई और लोजा स्नो माउंटेन के आसपास के क्षेत्र की फिर से सावधानीपूर्वक खोज की। अपनी कालीन शैली की खोज में घास या पेड़ का एक भी पत्ता नहीं छोड़ा। पहाड़ के तल पर स्थित प्रत्येक कोने, गुफाओं और यहाँ तक कि ग्लेशियर की दरारों तक लिन शेन ने बार बार खोज की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास खोजने के लिए सिर्फ मकबरा ही बचा है। लिन शेन को इस बारे में बुरा लग रहा था। अगर मकबरे पर कुछ भी हुआ तो वह वास्तव में इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। सौभाग्य से जब लिन शेन मकबरे की ओर भागा तो उसने देखा कि मकबरे के द्वार कसकर बंद थे और उन पर अभी भी धूल जमी हुई थी, जिससे उसे राहत की सांस लेने का मौका मिला। शुक्र है कि कोई आपदा नहीं हुई, लेकिन वह लाश अचानक कैसे गायब हो गई? क्या वह सचमुच जिंदा होकर भाग सकती थी? लिन शेन को अब इस संभावना पर विचार करना था। डेथ पाउडर के साथ पहले भी ऐसी घटना हो चुकी थी। डेथ पाउडर उसके साथ सोने के बाद जिंदा हो गया था, लेकिन डेथ पाउडर एक बेस वेरिएंट प्राणी था जो मानव से अलग था। बार बार खोजने के बाद लिन शेन असहाय होकर हार मानकर लोजा स्नो माउंटेन को छोड़ सकता था। एक तरह से इसे लाश के गायब होने से निपटने के रूप में माना जा सकता है ना? मैं शायद उसे लोजा स्नो माउंटेन पर फिर से नहीं देख पाऊंगा। क्या इसे कार्य पूरा करने के रूप में गिना जा सकता है? लिन शेन ने मन ही मन सोचा। लोजा स्नो माउंटेन छोड़ने के बाद लिन शेन तुरंत स्वर्गीय सम्राट को रिपोर्ट करने गए। हालांकि वह स्वर्गीय सम्राट को देखने में सक्षम नहीं था। केवल तियान कोंग्युन लिन शेन को ये बताने के लिए आया था कि स्वर्गीय सम्राट यात्रा पर गए हैं और संभवतः जल्द ही वापस नहीं आएंगे। जाने से पहले स्वर्गीय सम्राट ने लिन शेन के लिए एक संदेश छोड़ा था, जिसमें कहा गया था कि वह अपना कार्य पूरा करने के बाद सभी वस्तुएं तियान कांग्युन को सौंप दे।
लिन शेन सिर्फ दिव्य दीप और बची हुई बड़ी अगरबत्तियां स्वर्गीय दफन शास्त्र के साथ तियान कोंड्यून को सौंप सकता था। थोड़ी देर झिझकने के बाद भी उसने लाश के गायब होने का जिक्र नहीं किया। तियान कोंड्यून ने लिन शेन को यह भी बताया कि स्वर्गीय सम्राट ने उसे इधर उधर न भटकने का निर्देश दिया है क्योंकि उसका नाम अप्रसिद्ध हो चुका है। स्वर्गीय जाति की शत्रु सेनाएं जो लिन शेन को पसंद नहीं करती हैं, वे उस पर गोली चला सकती हैं। उसे अपनी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए, यहां तक कि स्काई पिनिकल स्टार के भीतर भी। एड्स बाय पब फ्यूचर एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। लिन शेन को पता था कि उनकी हाल की प्रसिद्धि ने उन्हें ईर्ष्या का पात्र बना दिया था और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन के रूप में उनके पद के कारण सेलेस्टियल रेस में संभवतः कुछ लोग थे जो उनकी मृत्यु की कामना कर रहे थे। लिन शेन ने मूल रूप से सेलेस्टियल स्टार पर छिपने और खेती करने की योजना बनाई थी, लेकिन समय को देखते हुए ओयांग यूडू के आने की संभावना थी। ओयांग यूडू को संदेश भेजने के बाद उसे तुरंत जवाब मिला कि उसने पहले ही सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट कर दिया है। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पहुंचने पर लिन शेन ने ओयांग यूडू को छतरी के साथ आंगन में खड़ा देखा। ओयांग, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यहाँ पानी बहुत गहरा है, लिन शेन ने ओयांग यूडू से कहा। ओयांग यूडू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गहरे पानी मछलियों के पालन पोषण के लिए अच्छे होते हैं। हमेशा के लिए फायर स्टार पर रहने से मुझे कभी भी आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। ये भी सच है। आगे बढ़ने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? लिन शेन को पता था कि एक ग्रह के संसाधनों पर निर्भर रहना कभी भी अमर का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं अब विशेष सेवा विभाग का प्रमुख हूं और आप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन हैं। मैं आपके नेतृत्व का पालन करूंगा, आप इशारा करेंगे और मैं वार करूंगा, ओयांग यूडू ने गंभीरता से कहा। तो अभी आराम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए करने को कुछ भी नहीं है, लिन शेन ने कहा। स्वर्गीय सम्राट के चले जाने के बाद कौन जानता था कि वह कब वापस आएगा। स्वर्गीय मास्टर संस्थान स्वर्गीय सम्राट की सेवा के लिए वहां था। उनके आदेश के बिना उन्हें वास्तव में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर यह अतीत में हुआ होता जब स्वर्गीय सम्राट यात्रा कर रहे होते, तो दिव्य मास्टर संस्थान निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा और विभिन्न मामलों के लिए जिम्मेदार होता। लेकिन आज संस्थान के पास ऐसी क्षमताएं नहीं हैं। मैंने सुना है कि विशेष सेवा विभाग में भर्ती के लिए 10 निदेशक पद उपलब्ध हैं, है ना? ओयांग यूडू ने पूछा। ये सच है, लेकिन अभी हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। भर्ती करना व्यर्थ होगा। इसके अलावा निदेशक बनने के लिए आपको कम से कम निर्वाण प्राणी तो होना ही चाहिए। यहाँ स्काई पिनिकल स्टार पर मुझे संदेह है कि कोई भी निर्वाण प्राणी हमारे संस्थान में शामिल होने के लिए तैयार होगा, लिन शेन ने कहा। यह मुझ पर छोड़ दो। अब तुम एक संस्थान के प्रमुख हो, तुम्हारे आसपास कुछ योग्य लोग होने चाहिए। तुम्हारी वर्तमान प्रसिद्धि के कारण बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं। तुम्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ योग्य लोगों की आवश्यकता है, ओयांग यूडू ने कहा। मेरी प्रतिष्ठा भी आपके योगदान का एक हिस्सा है, लिन शेन ने हार मानते हुए कहा। ओयांग यूडू मुस्कुराया और कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मेरे हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं? लिन शेन कुछ अवाक रह गया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और लिन शेन से आग्रहपूर्वक कहने लगा, डीन, आप आखिरकार वापस आ गए। इस मामले को केवल आप ही व्यक्तिगत रूप से संभाल सकते हैं। निर्देशक जी, क्या बात है कि आप इतने परेशान हैं? लिन शेन ने हैरानी से पूछा जब वह अपने सामने सूखे दुबले पतले बूढ़े आदमी को देख रहा था। ची शिनहुओ नाम के इस बूढ़े दिव्य प्राणी के पंखों के लगभग सभी पंख भूरे हो चुके थे, कुछ स्थानों पर तो उसके बाल भी झड़ चुके थे। वह इतना वृद्ध था कि ऐसा लग रहा था मानो उसे दफनाया जाने वाला है। फिर भी वह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के सुरक्षा विभाग का प्रमुख था, जो संस्थान की रखवाली और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। लिन शेन को संदेह था कि क्या ची शिनहुओ अभी भी लड़ सकता है, यहाँ तक कि एक निर्वाण प्राणी के रूप में भी, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया था और संभवतः उसमें ज्यादा ताकत नहीं बची थी। कौन जानता है कि किसका पालतू जानवर हमारे संस्थान में घुस आया और पिछवाड़े की सारी सब्जियां खा गया। अगर हम उसे जल्द ही नहीं पकड़ेंगे तो भविष्य में हमारे पास खाने के लिए सब्जियां भी नहीं होंगी, ची शिनहुओ ने कहा और उसने लिन शेन को पिछवाड़े की ओर खींच लिया। ओयांग यूडू भी उनके पीछे पीछे पिछवाड़े में गया, जहां उन्होंने एक प्राणी को देखा जो बिल्ली जैसा दिख रहा था और एक बड़ी गोभी चबा रहा था।
लिन शेन एक पल के लिए हैरान रह गए। ये जीव स्पष्ट रूप से सिलिकॉन आधारित था। ये गोभी कैसे खा सकता है? और भले ही यह एक असली बिल्ली हो, वे मांसाहारी होते हैं। वे चाहे कितनी भी भूखी क्यों न हो, गोभी खाने का सहारा नहीं लेंगे। डीन, हमें इसे पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा हम अपनी सारी सब्जियां खो देंगे। इसे जीवित पकड़ना सबसे अच्छा होगा ताकि जब इसके मालिक इसे देखने आए तो हम उनसे मुआवजा मांग सके, ची शिन्हुओ ने कहा। क्या सुरक्षा प्रमुख के रूप में एक बिल्ली को पकड़ना आपके काम का हिस्सा नहीं है? यदि आप एक बिल्ली को नहीं संभाल सकते तो आप प्रमुख कैसे हैं? यही बात लिन शेन शुरू में कहना चाहता था, लेकिन ची शिन्हुओ के गंजे पंखों और इस तथ्य को देखते हुए कि उनके पास सुरक्षा विभाग में वास्तव में कोई अन्य कर्मचारी नहीं था, वह वास्तव में उसे दोष नहीं दे सकता था। ठीक है, मैं ये करूंगा, लिन शेन ने कहा, और उसकी उंगली के एक झटके के साथ एक शांत फिंगर सैंड छोटी बिल्ली के एक्यूपॉइंट्स की ओर उड़ गई। उसने मान लिया था कि दूर से एक्यूपॉइंट पर प्रहार करना आसान होगा, जिससे वह तुरंत ही छोटी बिल्ली को पकड़ लेगा। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी फिंगर सैंड को छोड़ा तो छोटी सी बिल्ली ने अप्रत्याशित रूप से उसे चकमा देते हुए सहजता से हंस दिया और फिंगर सैंड चुपचाप मिट्टी में धंस गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये छोटी सी चीज निश्चित रूप से भाग्यशाली है। लिन शेन ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया और एक और फिंगर सैंड फेंका, लेकिन बिल्ली बस जमीन पर लुढ़क गई और फिर से चकमा दे गई। साम्राज्य पर अधिक कहानियां अनुभव करें। उस समय लिन शेन को एहसास हुआ कि चीजें इतनी सरल नहीं थी। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर आगे बढ़कर 1000 मेन पॉइंटर कौशल का उपयोग करते हुए छोटी बिल्ली को मारने का प्रयास किया। छोटी बिल्ली बहुत तेज थी, जाहिर तौर पर एक आरोही स्तर का प्राणी। वह बार बार हवा में उड़ती थी और लिन शेन के फिंगर स्किल हमलों को चकमा देती थी। लिन शेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह छोटी बिल्ली को छू नहीं सका। इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि छोटी बिल्ली भागी भी नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे चिढ़ा रही है। लिन शेन के सामने खड़ी होकर जब भी वह रुकता तो अपना सिर झुका लेती। उसके चेहरे पर मानवीय रूप से तिरस्कार का भाव होता। ये छोटा शैतान कहाँ से आया है? ये बहुत असभ्य है। लिन शेन ने गुस्से में अपना कवच पहन लिया, अपने कौशल को सक्रिय करने और अपनी गति बढ़ाने के लिए तैयार, छोटी बिल्ली को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प। डीन, इतनी चिंता मत करो, हम अभी भी नहीं जानते कि यह किसका पालतू जानवर है। अगर यह हमारे किसी अपने का निकला और वह घायल हो गया तो यह अच्छा नहीं होगा। इस बुरे आदमी को इसे आजमाने दो। ची शिन्हुओ ने जल्दी से लिन शेन को रोका। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, अगर तुम इसे संभाल सकते थे तो तुम मुझे ढूंढने क्यों आए? क्या तुमने मुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम इसे संभाल नहीं सकते थे? वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि ची शिन्हुओ ने एक चाल चली। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसने एक आसान हाथ से छोटी सी बिल्ली को अपने हाथ में पकड़ लिया। लिन शेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि बिल्ली पहले की तरह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी तरह वह भागने में सफल नहीं हो सकी और आसानी से पकड़ी गई। डायरेक्टर ची, ये बहुत ही कुशलता से किया गया काम है। लिन शेन ने ची शिन्हुओ की ओर देखते हुए मन ही मन कोसते हुए कहा, इस सुरक्षा निदेशक के पास स्पष्ट रूप से बहुत ही कुशलता है, फिर भी उसने जानबूझकर मुझे मूर्ख बनाने के लिए बुलाया। वास्तव में उसके इरादे बहुत ही बुरे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बस एक छोटी सी तरकीब है, अगर डीन को इसमें दिलचस्पी है तो वह इसे देखना चाहेंगे। अगर कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो आप बाद में मुझसे आकर पूछ सकते हैं, ची शिन्हुओ ने कहा और उसने अपने कोट के अंदर से एक किताब निकाली और उसे लिन शेन के हाथों में थमा दिया, फिर बिल्ली को लेकर चला गया। लिन शेन थोड़ा चौंक गया क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि सुरक्षा निदेशक जानबूझकर आपको ये देना चाहते थे, ओयांग युदू ने आगे बढ़कर कहा। लिन शेन ने पुस्तक के कवर को देखा जिस पर लापरवाही से 3 अक्षर लिखे थे, मडफिश कैचिंग। ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, शायद इसलिए क्योंकि वह देखता है कि मैं डीन के रूप में बहुत सक्षम नहीं हूं और वह मेरी मदद करना चाहता है। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि वह सामग्री को पलट रहा था। विषय वस्तु एक हाथापाई तकनीक थी जो उसी गंदे हस्तलेख में लिखी गई थी। यद्यपि लिखावट बहुत भद्दी थी, लेकिन लिन शेन ने जितना अधिक पढ़ा उतना ही अधिक वह हैरान हुआ। मडफिश कैचिंग नामक ये ग्रैपलिंग कौशल आश्चर्यजनक रूप से अजीब था। न केवल चालें विचित्र थीं, बल्कि अगर कोई इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता तो हथेली में एक सक्शन फोर्स उत्पन्न हो सकती थी। ग्रैपलिंग तकनीक के साथ उस सक्शन फोर्स का उपयोग करना इसे और भी अप्रत्याशित बना देता था।
किसने सोचा होगा कि यह सुरक्षा निदेशक, जो आमतौर पर किसी भी गंभीर व्यवसाय की उपेक्षा करते हुए केवल ताश खेलना और शराब पीना पसंद करता है, वास्तव में इतना अनोखा कौशल रखता है। लिन शेन आश्चर्यचकित था। हालांकि यह कौशल बहुत शक्तिशाली नहीं माना जाता था, लेकिन यह अलग और अप्रत्याशित था। सुरक्षा निदेशक अपने कार्यालय में वापस आ गया और महाजोग टेबल के सामने बैठ गया तथा दूसरों से कहा, मैंने उसे मदफिश कैचिंग सिखाई है। वह इसमें महारत हासिल कर पाता है या नहीं, यह उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह मुझे दोष नहीं दे सकता। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हमारे डीन की ताकत और प्रतिभा अभी भी अच्छी है। आखिरकार सेलेस्टियल रेस में बहुत कम लोग क्रिस्टिन जैसे एस्केंडर को हरा सकते हैं, लॉजिस्टिक डायरेक्टर ने टाइल्स को फेरबदल करते हुए कहा। मुझे संदेह है कि वह इसमें महारत हासिल कर पाएगा। आखिरकार हमारे हुओ के मदफिश कैचिंग स्किल की प्रशंसा उस समय स्वर्गीय सम्राट ने भी की थी। पूर्व डीन भी चाहते थे कि हुओ इस कौशल को फैलाए, लेकिन इतने लंबे समय तक पढ़ाने के बाद भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसे सीख पाए। वाइस डीन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, बहुत से लोग इसे नहीं सीख पाए? सटीक रूप से कहें तो एक भी व्यक्ति इसे नहीं सीख पाया। अगर इसे सीखना आसान था तो इसे एक अनोखी गुप्त तकनीक कैसे माना जा सकता है? ची शिनहुओ ने आत्मविश्वास से शेखी बघारी। हुओ, तुम पीछे नहीं हट रहे थे, है न? तुम हमारे डीन के साथ पीछे नहीं हट सकते। हम अभी भी पैसे कमाने के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें ये सीखना चाहिए। उनका कौशल सेट बहुत सीमित है। उन्हें विभिन्न स्थितियों को संभालने के लिए और अधिक तकनीकों की आवश्यकता है, वाइस डीन ने कहा। बकवास, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? जब मैं पढ़ाता हूँ तो कभी कुछ नहीं छुपाता, ची शिनहुओ ने पलटकर जवाब दिया। लेकिन फिर कहा, हालांकि मदफिश कैचिंग एक ऐसी चीज है जिसे मैंने अपने परिवार की गुप्त तकनीकों से सीखा है, जिसे किसी को नहीं बताना चाहिए। इसलिए परिवार की गुप्त तकनीकों से जुड़े हिस्से मैंने पहले ही निकाल दिए हैं। चिंता मत करो, मैंने हमारे डीन को जो दिया है वह मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्तलिखित पूर्ण संस्करण है। यदि वह इसमें निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते तो वे मुझे दोष नहीं दे सकते। ची शिनहुओ ने दूसरों के चेहरे पर निराशा भरी नजरें देखकर जल्दी से समझाया। आप विशेष सेवा विभाग के नए कोर को स्थापित करने की योजना कैसे बना रहे हैं? लिन शेन ने ओयांग यूडू को शुरू में उस जगह पर रहने की अनुमति दी जहां वह पहले रहता था। चूंकि अब वह सेलेस्टियल स्टार पर रहता था, इसलिए वह जगह खाली थी, इसलिए उसने अस्थायी रूप से इसे ओयांग यूडू को दे दिया। भर्ती, ओयांग यूडू ने कहा। क्या ये काम कर सकता है? दूसरे घरों से जासूसों को ही भर्ती करना मत। लिन शेन को लगा कि ओयांग यूडू थोड़ा ज्यादा आशावादी था। ओयांग यूडू ने आशावादी ढंग से जवाब दिया, वे जासूस हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वे अपना काम पूरा कर सकते हैं। भर्ती किए गए लोगों को पहले प्रशिक्षण के लिए फील्ड ऑपरेशन में भेजा जाएगा। अगर वे प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हैं तो हम उन्हें निदेशक के पद पर पदोन्नत करने पर विचार कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी शर्तों के तहत आने को तैयार होगा? लिन शेन ने सोचा कि ऐसी भर्ती शर्तों के साथ शायद ही कोई शामिल होने के लिए तैयार होगा। ओयांग यूडू ने हंसते हुए कहा, अभी भी ऐसे जासूस होंगे जो यहां आकर जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे। क्या ये काम करेगा? लिन शेन को संदेह था। वह सोच रहा था कि विशेष सेवा विभाग कितना प्रभावी होगा जब उसे वास्तव में प्रयास करने की आवश्यकता होगी, अगर इसे इस तरह से बनाया गया हो। मेरा विश्वास करो, मैं इसे संभाल सकता हूं, ओयांग यूडू ने सख्ती से कहा। अगर हमें वाकई कुछ अच्छी प्रतिभाएं मिल जाती हैं तो उनके प्रमुख सदस्यों के रूप में विकसित होने की संभावना है। चूंकि लिन शेन ने विशेष सेवा विभाग का काम ओयांग यूडू को सौंपा था, इसलिए वह केवल उसकी क्षमताओं पर भरोसा कर सकता था। आखिरकार सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में अब वाकई बहुत कम लोग थे। किसी को तो गंदा और थका देने वाला काम करना ही था। वे संभवतः हर काम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते थे। ओयांग यूडू ने कहा, आपको एक सहायक की भी भर्ती करनी होगी। मुझे उस चीज की क्या जरूरत होगी? लिन शेन को लगा कि उसे किसी सहायक की जरूरत नहीं है और उसे आश्चर्य हुआ कि ओयांग यूडू ये बात क्यों उठा रहा है। आपके लिए नहीं, बल्कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन के लिए, ओयांग यूडू ने समझाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या कोई अंतर है? लिन शेन ने हैरानी से ओयांग यूडू को देखा। हाँ, है। एक संस्थान के प्रमुख के रूप में जब आप मामलों को संभाल रहे हो तो आपकी एक निश्चित उपस्थिति होनी चाहिए। यह ऊपर के लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन नीचे के लोगों के लिए यह बहुत प्रभावी है, ओयांग यूडू ने हंसते हुए कहा।
मैं इन मामलों को जल्द से जल्द निपटा दूंगा। एक बार जब मेरे पास कुछ उम्मीदवार आ जाएंगे तो मैं आपको आने और चुनने दूंगा। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लिन शेन ने सहमति जताई। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई सहायक उससे कोई खुफिया जानकारी हासिल कर सकता है। वह आमतौर पर सेलेस्टियल स्टार पर रहता था, जहां कोई सहायक आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। ओयांग यूडू के साथ चीजें निपटाने के बाद लिन शेन सीधे साइलेंट निवास में वापस चले गए। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वह उन बूढ़े लोगों से निपटने में परेशान नहीं हो सकता था और उसने आगे की योजना बनाने के लिए नए रंगरूटों के आने तक इंतजार करने का फैसला किया। एक बार साइलेंट निवास पर वापस आकर लिन शेन ने मडफिश कैचिंग स्किल का अध्ययन करते हुए निर्वाण स्तर और फेबियन स्तर की रैंकिंग लड़ाइयों को देखा। ये कौशल वाकई असामान्य था। हालांकि 28 फिस्ट्स की तुलना में सक्शन उत्पन्न करना आसान था, लेकिन ये बहुत आसान नहीं था। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद भी जब कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिला, तो लिन शेन की अभ्यास में रुचि खत्म होने लगी और वह आकाश की स्क्रॉल देखने के लिए लेट गया। असेंशन लेवल रैंकिंग की लड़ाइयां और भी दिलचस्प होती जा रही थीं। डीएस बरी, क्रिस्टन और लिन शेन जैसे भारी पसंदीदा लोगों के प्रतियोगिता से हटने के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली एसेंडर्स सामने आ गए थे। कुछ एस्केंडर्स ने युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया जो कि क्रिस्टन और लिन शेन द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से कम नहीं थी। लिन शेन ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ब्रह्मांड वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघों से भरा हुआ है। विभिन्न जातियों के इतने सारे प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से प्रत्येक के पास अविश्वसनीय क्षमताओं और कौशल की एक अंतहीन धारा थी। इसकी तुलना में मनुष्यों में वास्तविक प्रतिभाओं की संख्या जो अपनी छाप छोड़ सकती थी, बहुत कम थी। उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। ये केवल उन लोगों पर विचार था जिन्होंने नस्लीय रैंकिंग की लड़ाई में भाग लिया था। कौन जानता था कि ऐसे कितने और भी शक्तिशाली लोग होंगे जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि डीएसी असेंडर्स की रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएंगे। उनके कई युद्धों को देखने पर शीर्ष स्तरीय एस्केंडर्स के विरुद्ध डीएस बड़ी का शरीर लचीलेपन से भरे एक बड़े मीटबॉल की तरह था। उन पर किया गया हर हमला वापस उछल जाता था, जिससे वह एक आदर्श क्षति प्रतिबिंबित मीटबॉल बन जाता था। उस पर हमला करना असल में खुद पर हमला करना था। डीएस बड़ी बस वहीं खड़े रहे और दूसरों को उन पर हमला करने दिया, और परिणामस्वरूप हमेशा दूसरों को ही हार का सामना करना पड़ा। हमलों को पीछे हटाने के अलावा थर्ड माउंटेन की शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। एक बार एक एस्केंडर जिसने उसे मीट बॉल कहा था, उसे उसने पैनकेक में पटक दिया, जिससे उसके अंग बाहर निकल आए। थर्ड माउंटेन ने शीर्ष स्थान पर दृढ़ता से कब्जा कर रखा है। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी उसे हटा नहीं सका। युद्ध में उसकी सहन शक्ति भी खराब नहीं थी। संभवतः उसके पास अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने का कोई कौशल था। लीडरबोर्ड पर नंबर 1 स्थान पर काबिज थर्ड माउंटेन ने इस बात की पुष्टि की कि लिन शेन को चुनौती देने से पहले ही पता था कि वह कितना दुर्जय है। चुनौती को अस्वीकार करके वह निस्संदेह लिन शेन से डर गया था। यदि लिन शेन ने पीछे नहीं हटे होते तो पहला स्थान सही मायने में उसका होना चाहिए था। निर्वाण स्तर की रैंकिंग में नंबर 1 भी फीनिक्स कबीले का सदस्य था, जिसमें अधिकांश शीर्ष रैंक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित परिवारों के लोगों द्वारा कब्जाए गए थे। साम्राज्य में नए रोमांच का आनंद लें। लिन जियांगडोन की रैंकिंग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। उसे चुनौती देने वाले लोग थे, लेकिन कोई भी उसके पेटल टोरेंट का सामना नहीं कर सका। बहुत कम लोगों ने उसे चुनौती दी। आखिरकार उसका पद ऊंचा नहीं था, और यह असंभव था कि शीर्ष निर्वाण प्राणी इतने निम्न पद वाले व्यक्ति को चुनौती दे सके। निर्वाण प्राणियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न क्षमताएं और गुप्त तकनीकें आरोही स्तर की तुलना में कहीं ज्यादा दिलचस्प थीं। इस रैंकिंग लड़ाई को देखने से लिन शेन के ज्ञान का काफी विस्तार हुआ। दुर्भाग्यवश अपनी वर्तमान समझ के साथ वह अमर स्तर पर लड़ाइयों को समझ नहीं सका, अन्यथा वह और भी अधिक सीख सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वह इसमें तल्लीन हुआ, उसने अचानक देखा कि एक लाल क्रिस्टल डोरी जैसा डेथ पाउडर निकलकर उसके हाथ पर लिपट गया। पहले से ही विकसित लिन शेन को खुशी की लहर महसूस हुई, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या डेथ पाउडर निर्वाण तक नहीं पहुंचा? ऐसा माना जाता है कि निर्वाण स्तर के पालतू जानवर बिना निर्वाण की शक्ति को सक्रिय किए युद्ध की स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। लिन शेन ने जल्दी से डेथ पाउडर की विशेषताओं की जांच की कि क्या हो रहा था। इसने पुनर्जन्म की राख को खा लिया था, फिर भी इसे निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था।
उत्परिवर्तित डेथ श्राइडर सुपर बेस निर्वाण प्राणी विकसित करने योग्य। संख्या 1620। गति 1620। कठोरता 1620। कठोरता 1620। जीवन आधार सुपर बेस क्रशिंग डायरी। निर्वाण विशेषताएं सत्य चरम वध दुष्ट मृत्यु प्रकाश। आधार परिवर्तन प्रतिभा सुपर बेस भक्षण सुपर बेस विकास सुपर बेस कवच भेदी स्पाइक सुपर बेस तात्कालिक गति सुपर बेस संशोधन सुपर बेस ठोसीकरण सुपर बेस आत्मा संचयन सुपर बेस जेल किंग्स आए। लिन शेन ने जो देखा उससे वह बहुत खुश हुआ। निर्वाण के बाद मृत्यु पाउडर शीर्ष स्तर की विशेषता थी और निर्वाण विशेषता जो इसे प्राप्त हुई वह वास्तव में सच्ची चरम दुष्टता का वध करने वाली दिव्य ज्योति निकली। सच्चे चरम स्लेइंग ईविल दिव्य प्रकाश को जानना दुनिया में सबसे मजबूत आक्रामक निर्वाण गुणों में से एक था। इसके सार को समझने के बाद लिन शेन को पता था कि यह कितना भयानक था। डेथ पाउडर में इस तरह का निर्वाण गुण होने के कारण यह विनाश के एक बेजोड़ हथियार के बराबर था। इससे लेस होकर उसके साथियों में से कौन उसके हमलों का सामना करने की हिम्मत करेगा। ये चीज पृथक्करण विधि से भी ज्यादा भयंकर हो सकती है। पृथक्करण विधि सिर्फ कणों को अलग करने को आकर्षित करती है, जबकि ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डिवाइन लाइट वास्तव में कणों को भेद सकती है, एक भयानक अस्तित्व। रुको, ये ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डिवाइन लाइट नहीं है। थोड़ी देर देखने के बाद लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसे ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डेथ लाइट लिखा गया था, न कि डिवाइन लाइट। मृत्यु प्रकाश और दिव्य प्रकाश के बीच क्या अंतर है? लिन शेन ने सोचा और अंतर जानने के लिए साइलेंट निवास से बाहर निकल गया। लिन शेन को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि भले ही डेथ पाउडर स्पष्ट रूप से निर्वाण स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन वह एक आरोही अभी भी अपनी इच्छा से इसे सक्रिय करने में सक्षम था। उसने पहले कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था। निर्वाण स्तर के मृत्यु चूर्ण का उपयोग करने में सक्षम होना लिन शेन के लिए स्वाभाविक रूप से एक जबरदस्त वरदान था। ये शीर्ष निर्वाण साधक युद्ध शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन था। डेथ पाउडर के साथ यदि कोई निर्वाण प्राणी उसे मारना भी चाहे तो डेथ पाउडर में उसकी पूरी तरह से रक्षा करने की क्षमता होगी। एक बार जब वे जंगल में एक खुले स्थान पर पहुंच गए तो लिन शेन ने डेथ पाउडर को अपने ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डेथ लाइट का परीक्षण करने के लिए कहा, ताकि यह देखा जा सके कि ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डिवाइन लाइट से इसमें क्या अंतर है। डेथ पाउडर से निकलने वाली लाल प्रकाश किरण ने एक ही वार में एक विशाल चट्टान को दो भागों में काट दिया। लाल प्रकाश चट्टान की सतह पर चमक उठा, जो पहले तो अपरिवर्तित प्रतीत हुआ, लेकिन जब डेथ पाउडर ने अपनी पूंछ को धीरे से चट्टान पर घुमाया तो वह बीच से अलग हो गया और किनारों पर गिर गया, कट दर्पण की तरह चिकना था। ऐसा लगता है कि विनाशकारी शक्ति कोई समस्या नहीं है ना? रंग के सच्चे चरम स्लेइंग ईविल दिव्य प्रकाश से अलग होने के अलावा कोई और अंतर नहीं लगता है। लिन शेन ने अपने दिल में राहत की सांस ली। जब तक विनाशकारी शक्ति पर्याप्त थी तब तक सब ठीक था। लिन शेन ने हाथ बढ़ाकर खींचा और डेथ पाउडर का शरीर सीधा हो गया और भाले के आकार में परिवर्तित हो गया। कुछ बार भाला हिलाते हुए उसने भाला आगे बढ़ाया और भाले की नोक से निकली लाल रोशनी एक बिंदु पर संघनित हो गई और चुपचाप उस चट्टान को भेदती हुई निकल गई जो आधी कटी हुई थी। लिन शेन ने अंततः अंतर को महसूस किया। सच्ची चरम स्लेइंग ईविल दिव्य रोशनी में सीधे परमाणु नाभिक को भेदने की शक्ति थी, जिसके इस्तेमाल से भयानक विस्फोट होते थे। ये कहना कि यह परमाणु बमों को रगड़ सकता था अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डेथ लाइट अपनी शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति के बावजूद विस्फोट का कारण नहीं बनी। इसने बस चीजों को सीधे काट दिया और छेद दिया। यद्यपि विनाशकारी शक्ति प्रबल थी, फिर भी यह सत्य अति संहारक दुष्ट दिव्य प्रकाश से स्पष्टतः भिन्न थी। लिन शेन को यकीन नहीं था कि यह अंतर अच्छा था या बुरा, लेकिन वह जानता था कि मृत्यु पाउडर के विनाशकारी बल के स्तर के साथ साधारण निर्वाण साधक शायद इसका सामना नहीं कर पाएंगे। लिन शेन के हाथ में डेथ पाउडर बारी बारी से कठोर और लचीला था, एक चाबुक या भाले की तरह। इसके चाबुक के वार लाल रेशमी धागों की तरह थे जो किसी भी चीज को दो हिस्सों में विभाजित कर देते थे। विनाशकारी शक्ति बहुत भयानक थी। साम्राज्य में नई दुनिया का अन्वेषण करें। डेथ पाउडर की सभी क्षमताओं का परीक्षण करने के बाद लिन शेन अधिक से अधिक संतुष्ट हो गया। ये बस एक अपराजय दिव्य हथियार था। इस चीज के साथ यहां तक कि एक शीर्ष निर्वाण कल्टीवेटर भी अपने आप में एक छेद कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर उसे फिर से ये या जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े तो उसे उन्हें मार न पाने का डर नहीं होगा।
अब जबकि डेथ पाउडर ने भी निर्वाण प्राप्त कर लिया है, तो उस 3 सिर वाले ड्रैगन को पकड़ने की संभावना बहुत अधिक होनी चाहिए। लिन शेन को इस बात पर भरोसा था और वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह डेथ पाउडर को अपने साथ लेकर रिंग माउंटेन ग्रह की ओर 3 सिर वाले ड्रैगन को खोजने निकल पड़ा। रिंग माउंटेन पर पहुंचने पर जहां 3 सिर वाला ड्रैगन रहता था, उसने देखा कि ड्रैगन पहाड़ के भीतर एक पत्थर के मंच पर आराम कर रहा था। इसका शरीर चांदी के क्रिस्टल से बना था और इसके 6 ड्रैगन पंख अत्यंत प्रभावशाली दिखते थे। लिन शेन ने सीधे ड्रैगन शिकारी जिवेस को बुलाया और 3 सिर वाले ड्रैगन को लुभाने के लिए उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। इस तरह यदि ड्रैगन ने निर्वाण स्तर का डेथ पाउडर देखा तो वह ग्रीन क्रिस्टल ऊर्जा पूल में गोता नहीं लगाएगा, जिससे उसे फिर से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही जीवेस प्रकट हुआ, 6 पंखों वाले 3 सिर वाले ड्रैगन ने इसे भांप लिया और तुरंत अपने तीनों सिर उठाकर जीवेस की दिशा में अपनी दृष्टि जमा ली। लिन शेन ने जल्दी से जीवेस को घुमाकर भागने पर मजबूर कर दिया। 3 सिर वाले ड्रैगन ने अपने 6 पंख फड़फड़ाए, उसके पूरे शरीर में ग्रीन क्रिस्टल एनर्जी लिक्विड बह रहा था। पर्यावरण को हुए नुकसान के बावजूद वह रिंग माउंटेन से बाहर निकल आया, तुरंत एक ग्रीन क्रिस्टल शील्ड को बाहर निकालकर भागते हुए जीवेस की ओर फेंका। रिंग माउंटेन पर खड़े होकर लिन शेन ने तुरंत मौत के पाउडर को भाले की तरह हवा में उड़ रहे 3 सिर वाले ड्रैगन की ओर फेंक दिया। मौत का पाउडर बिजली के लाल बोल्ट की तरह तुरंत 3 सिर वाले ड्रैगन के शरीर में घुस गया, जिससे उसकी भयानक चीख निकल गई। लिन शेन का मुख्य लक्ष्य 3 सिर वाले ड्रैगन को वश में करना था, उसे मारना नहीं, इसलिए उसका वार उसके महत्वपूर्ण अंगों पर लक्षित नहीं था। हालांकि 3 सिर वाला ड्रैगन गंभीर रूप से घायल लग रहा था, लेकिन वार घातक नहीं था। मौत का पाउडर वापस मुड़ा और लिन शेन के हाथ में वापस आ गया। लिन शेन ने 3 सिर वाले ड्रैगन की ओर इशारा किया, जो हवा में उछला, लेकिन ड्रैगन ने अभी भी समर्पण का कोई संकेत नहीं दिखाया। लिन शेन ने एक बार फिर से डेथ पाउडर को भाले की तरह फेंका और 3 सिर वाले ड्रैगन के 3 सिर एक साथ दहाड़ने लगे। ग्रीन क्रिस्टल, सिल्वर क्रिस्टल और गोल्ड क्रिस्टल शील्ड अपने अपने एट्रीब्यूट बेस से एक साथ उभरे। हरे क्रिस्टल शील्ड पर एक पारदर्शी बुलबुले जैसा हरा प्रभामंडल खिल गया, जबकि रजत और स्वर्ण क्रिस्टल शील्ड प्रत्येक ने रजत और स्वर्ण प्रकाश के अपने प्रभामंडल उत्सर्जित किए। 3 प्रभामंडलों के संयोजन से एक पारदर्शी बुलबुला बना, जिसने 3 सिर वाले ड्रैगन के शरीर की रक्षा की। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाले के आकार का डेथ पाउडर पारदर्शी बुलबुले पर लगा, जो चमक उठा और आश्चर्यजनक रूप से उसे भेदने में असफल रहा। लिन शेन को बहुत आश्चर्य हुआ। चूंकि वह उसे जीवित पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने डेथ पाउडर को ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डेथ लाइट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि इसके बिना भी डेथ पाउडर की अंतर्निहित शक्ति को एक आरोही स्तर के प्राणी द्वारा रोका नहीं जा सकता था। ये बात कुछ हद तक आश्चर्यजनक थी कि 3 सिर वाला ड्रैगन सिर्फ इस रक्षात्मक कौशल के साथ डेथ पाउडर के हमले को रोक सकता था। जैसा कि एक दुर्लभ 3 जड़ वाले प्राणी से उम्मीद की जाती है, इसकी क्षमताएं थोड़ी विकृत हैं। लिन शेन इस 3 सिर वाले ड्रैगन को अपने वाहन के रूप में वश में करने के लिए और भी अधिक उत्सुक था। वह आकाश में उड़ गया, वापस लौटते हुए डेथ पाउडर को पकड़ लिया और उसे चाबुक की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे एक लाल चाबुक की छाया बनी, जो 3 सिर वाले ड्रैगन के पारदर्शी बुलबुला जैसे प्रभामंडल से टकराए। सच्चे चरम स्लेइंग ईविल डेथ लाइट से रूपांतरित चाबुक छाया ने प्रभामंडल बुलबुले को फाड़ दिया, जो 1000 से अधिक शक्ति विशेषताओं के हमलों का सामना कर सकता था, मानो वह कागज की तरह नाजुक हो। चाबुक की छाया ने सीधे ग्रीन क्रिस्टल शील्ड पर प्रहार किया, जिससे उसका एक कोना टूट गया और 3 सिर वाले ड्रैगन को काफी क्षति पहुंची। लिन शेन ने फिर सिल्वर और गोल्ड क्रिस्टल शील्ड्स पर हमला किया। 3 सिर वाले ड्रैगन ने एक और वार सहने की हिम्मत नहीं की और पागलों की तरह अपने एट्रीब्यूट बेस वापस ले लिए। एक और चाबुक के प्रहार से लिन शेन ने 3 सिर वाले ड्रैगन के शरीर पर घाव कर दिया, इस बार ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डेथ लाइट का उपयोग किए बिना। 3 सिर वाला ड्रैगन वापस रिंग माउंटेन की ओर भागने लगा, लेकिन लिन शेन ने डेथ पाउडर फेंक दिया। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जो तेजी से 3 सिर वाले ड्रैगन के शरीर के चारों ओर लिपट गई। लाल रस्सी जैसा डेथ पाउडर असाधारण लंबाई तक फैला, ड्रैगन के विशाल शरीर को सुरक्षित रूप से बांध दिया और उसे हवा से जमीन पर गिरा दिया। अभी भी समर्पण नहीं कर रहे हो? लिन शेन ने 3 सिर वाले ड्रैगन पर भौहें सिकोड़ी। अगर वह अभी भी समर्पण करने से इनकार करता है, तो उसके ऐसा करने की संभावना बहुत कम है। जो प्राणी दृढ़तापूर्वक पकड़ से इनकार करते हैं, वे संभवतः भविष्य में कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।
जैसे ही लिन शेन निराश होने लगा, 3 सिर वाले ड्रैगन के सिरों में से एक ने अपना मुंह खोला और हरे क्रिस्टल से बनी एक छोटी चाबी बाहर थूक दी। जैसे ही लिन शेन बहुत खुश हुआ और पालतू कुंजी को इकट्ठा करने वाला था, केंद्रीय सिर ने भी अपना मुंह खोला और एक पालतू कुंजी निकाली। ये कुंजी सिल्वर क्रिस्टल से बनी थी। अंतिम सिर भी चौड़ा हो गया, जिसके भीतर से एक स्वर्ण क्रिस्टल पालतू कुंजी निकली। क्या हो रहा है? एक पालतू जानवर के पास 3 पालतू चाबियां कैसे हो सकती हैं? लिन शेन कुछ हैरान था, लेकिन फिर भी उसने डेथ पाउडर को वापस लेने से पहले तीनों चाबियां एकत्र की, जिससे 3 सिर वाले ड्रैगन को मुक्त कर दिया गया। 3 सिर वाले ड्रैगन को हवा में उड़ते हुए देखकर उसके तीनों सिर एक साथ ड्रैगन की दहाड़ के साथ उठे और फिर नीचे की ओर उछलकर लिन शेन के सामने उतरे, जिससे धूल के बादल उठे। तीनों सिर लिन शेन की ओर बढ़े, अपने मुंह खोले, और ये 3 चाबियों की मदद से ही था कि लिन शेन ने अंततः 3 सिर वाले ड्रैगन को 3 कुंजी छेदों वाले एक पालतू कैप्सूल में बदल दिया। सुपरसोज होली शील्ड ड्रैगन, उत्परिवर्ती 10 चरण आरोही। शक्ति 320, गति 320, कठोरता 320, कठोरता 320। आधार परिवर्तन प्रतिभा उत्परिवर्ती तानाशाह ड्रैगन शरीर उत्परिवर्ती ड्रैगन वंश उत्परिवर्ती ड्रैगन रक्त उबलते। जीवन आधार उत्परिवर्ती कांस्य पवित्र ढाल उत्परिवर्ती रजत पवित्र ढाल उत्परिवर्ती स्वर्ण पवित्र ढाल। उत्परिवर्ती कांस्य पवित्र शील्ड सकल की रक्षा कांस्य पवित्र शील्ड बाधा। उत्परिवर्ती रजत पवित्र शील्ड त्रिभुज रक्षा रजत पवित्र शील्ड बैरियर। उत्परिवर्ती स्वर्ण पवित्र शील्ड चतुर्भुज पवित्र शील्ड स्वर्ण पवित्र शील्ड बाधा। जब लिन शेन ने सुपरसोज होली शील्ड ड्रैगन की विशेषताओं की समीक्षा पूरी की, तो वह दंग रह गया। यह एक 10 चरणीय त्रिजीवन आधार होली शील्ड ड्रैगन था, जिसका विशेषता स्कोर 320 था। लिन शेन ने गणना की कि जब वह 10वें चरण पर पहुंचेगा तो उसके साधारण गुण केवल 243 होंगे, और फिर भी इस प्राणी के गुण उसके स्वयं के अपेक्षित 10वें चरण के गुणों से ऊपर थे। त्रिजीवन आधार वास्तव में मजबूत था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि इसकी मूल विशेषताएं 80 रही होंगी, और यदि यह 81 होती तो स्कोर थोड़ा अधिक हो सकता था। फिर भी ये पहले से ही विचित्र रूप से शक्तिशाली था। यदि यह प्राणी निर्वाण की ओर आगे बढ़ता है तो इसके गुण सीधे 3000 से अधिक हो सकते हैं, जो डेथ पाउडर से 2 गुना है। प्रभावी रूप से इसे एक गुण राक्षस बनाता है। इसके कौशल को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह प्राणी डेथ पाउडर के हमले का सामना कर सकता है। तीनों बेस चेंज टैलेंट का उद्देश्य शारीरिक बनावट को बढ़ाना था, जिसमें टायरेंट ड्रैगन बॉडी कठोरता और मजबूती को मजबूत करती है। डिवाइन ड्रैगन डिसेंट सीधे सभी 4 आयामों को बढ़ाता है, लेकिन महत्वपूर्ण समय सीमाओं के साथ। ड्रैगन ब्लड बॉयलिंग भी सभी 4 विशेषताओं को बढ़ा सकता है, लेकिन उन्हें दोगुना करने जितना हास्यास्पद नहीं। यह एक ऐसा कौशल था जो धीरे धीरे लड़ाई के साथ विशेषताओं को बढ़ाता था। लड़ाई जितनी लंबी चलती है उतनी ही मजबूत होती जाती है। विशेषताओं के लिए समय का आदान प्रदान करती है, विशेषताओं को अधिकतम दोगुना करने तक। तीनों लाइफ बेस रक्षात्मक प्रकार के थे। सकल की रक्षा कांस्य पवित्र शील्ड की रक्षा को दोगुना कर सकती थी और इसमें बल विघटनकारी प्रभाव भी थे। त्रिभुज रक्षा भी रक्षा को दोगुना करती थी और इसमें क्षति प्रतिबिंब प्रभाव भी था। चतुर्भुज पवित्र शील्ड भी रक्षा को दोगुना करती थी और इसमें ऊर्जा अवशोषण प्रभाव भी था। सभी 3 प्रभाव पवित्र ढाल अवरोधों पर लागू हो सकते हैं और अवरोधों को एक साथ रखा जा सकता है। ढाल सुरक्षा के प्रभावों को भी संयुक्त किया जा सकता है और अवरोधों को एक साथ रखने से रक्षात्मक क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है। सुपरसोज होली शील्ड ड्रैगन के कौशल गुणों की समीक्षा करने के बाद लिन शेन को समझ में आया कि वह डेथ पाउडर के प्रहार से कैसे बच सकता है। ट्राई लाइफ बेस वास्तव में एक विचित्र अस्तित्व था। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि यह प्राणी रक्षात्मक प्रकृति का था और इसमें इतनी मजबूत आक्रामक क्षमताएं नहीं थीं। फिर भी अपने विशाल गुण लाभ पर भरोसा करते हुए आरोही स्तर के भीतर इसकी लड़ाकू शक्ति एक असाधारण उपस्थिति थी। आखिरकार एक अच्छा सा वाहन मिल गया, लिन शेन ने टिप्पणी की, क्योंकि उसने पवित्र शील्ड ड्रैगन को उसके पालतू जानवर की स्थिति में वापस कर दिया था। समस्या ये थी कि पवित्र शील्ड ड्रैगन को सक्रिय करने के लिए 3 चाबियां लगती थीं। यद्यपि पवित्र शील्ड ड्रैगन केवल उत्परिवर्ती गुणवत्ता का था, कुछ पहलुओं में ये सुपर बेस प्राणी से भी अधिक भयानक था। लिन शेन के कवच के साथ पूर्ण रूप से निर्मित चांदी के क्रिस्टल से निर्मित पवित्र शील्ड ड्रैगन बनावट में मामूली अंतर के बावजूद रंग में अप्रत्याशित रूप से अच्छी तरह से मेल खाता था।
पवित्र शील्ड ड्रैगन की सवारी करते हुए लिन शेन ने इसे अपने 3 जीवन आधारों को छोड़ने दिया। 3 ढाल पैनल बाहर की ओर परिक्रमा करते हुए पवित्र शील्ड ड्रैगन के पूरे शरीर को घेरते हुए एक प्रकाश अवरोध बनाते हैं। ये प्रकाश ढाल निर्वाण स्तर की ताकत से होने वाले हमलों का सामना करने में सक्षम थी। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि डेथ पाउडर का निर्वाण गुण आक्रमण बहुत शक्तिशाली था तथा कम शक्तिशाली आक्रमण वाले किसी अन्य निर्वाण गुण के लिए ट्रिपल शील्ड अवरोध कुछ प्रहारों को झेल सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस शक्तिशाली माउंट के साथ विदेशी जीवों का शिकार करने के लिए बाहर जाना ज्यादा सुरक्षित लगता था। सामान्य परिस्थितियों में ट्रिपल लाइट बैरियर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता था, लेकिन अगर इस पर हमला होता तो चतुर्भुज रक्षा का ऊर्जा अवशोषण प्रभाव बैरियर की अवधि को बढ़ा सकता था, जिससे ये वास्तव में दुर्जय हो जाता। वास्तव में एक शानदार और व्यावहारिक वाहन, लिन शेन ने फैसला किया कि अपने स्वयं के निर्वाण के बाद उसे इस प्राणी को भी निर्वाण दिलाने का एक अच्छा तरीका खोजना होगा। उसने इस जीव के अलावा किसी और जीव के बारे में नहीं सुना था जिसके पास ट्राई लाइफ बेस हो। साम्राज्य के बारे में अपडेट के लिए बने रहें। पवित्र शील्ड ड्रैगन को सुरक्षित करने के बाद लिन शेन अब अन्य सुपरसोर्स ड्रैगन का शिकार करने के मूड में नहीं था। कुछ समय तक ग्रह के चारों ओर सुपरसोर्स ड्रैगन की सवारी करने के बाद उसने वापस टेलीपोर्ट करने का विकल्प चुना। हमेशा की तरह ये देखकर कि सुबह का समय हो गया था, लिन शेन ने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का दौरा करने की तैयारी की और वैसे ये पूछने के लिए कि ची शिन्हुओं का अभ्यास कैसे किया जाए, क्योंकि वह इसे ठीक से नहीं कर पा रहा था। घर से निकलने से पहले लिन शेन ने अपने चौथे भाई लिन जियांगडोन पर नजर डाली, जो अभी भी लीडरबोर्ड पर चुनौतियों को स्वीकार कर रहा था। उनकी रैंकिंग में पहले से कोई बदलाव नहीं आया था और ऐसा लग रहा था कि काफी लंबे समय के बाद किसी ने उन्हें चुनौती दी थी। ये निस्संदेह लिन जियांगडोन के लिए अच्छी बात थी। लीडरबोर्ड रैंकिंग के लिए लड़ाइयों में न केवल ताकत बल्कि सहनशक्ति और अन्य पहलुओं का भी परीक्षण किया गया। रैंकिंग अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी पुनःपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता था, न तो भोजन या पानी और न ही उपचार के लिए कोई औषधि। यदि किसी को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो शारीरिक शक्ति और कौशल दोनों को पुनः प्राप्त करना कठिन होता है। किसी व्यक्ति को जितनी कम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वह उतना ही लंबे समय तक टिक सकता है। कुछ लोग जो असाधारण रूप से मजबूत नहीं थे लेकिन बहुत लचीले थे, वे उनसे थोड़े मजबूत लोगों की तुलना में उच्च रैंकिंग प्राप्त कर सकते थे। लिन जियांगडोन की वर्तमान स्थिति इतनी स्थिर लग रही थी कि वह रैंकिंग के अंत तक बनी रहेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही लिन शेन इस पर विचार कर रहे थे, उन्होंने एक आकृति को लिन जियांगडोन के ग्रहीय ग्रह क्षेत्र में प्रवेश करते देखा और एक चुनौती देने वाला अभी अभी आया था। लिन शेन ने करीब से देखा और पाया कि लिन जियांगडोन को चुनौती देने वाला डीमैन जनजाति का सदस्य था। लिन शेन, जो घर से निकलने ही वाला था, अपनी जगह पर ही रुक गया। लिन जियांगडोन पर अब ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। आखिरकार उसकी रैंकिंग को देखते हुए कोई भी शीर्ष निर्वाण प्राणी उसे चुनौती नहीं दे सकता था। चूंकि वह दूसरों को चुनौती नहीं देता था, इसलिए सिर्फ अपनी रैंकिंग पर निर्भर रहना बहुत रोमांचक नहीं था। हालांकि डीमैन जनजाति से एक चुनौतीकर्ता के आगमन के साथ लिन जियांगडोन को देखने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। क्या वह कियाओ गेली नहीं है? वह अपराजित राजा को क्यों चुनौती देगा? अपनी ताकत के साथ उसे बहुत पहले ही रैंकिंग में ऊपर चढ़ जाना चाहिए था, है ना? वह अभी अभी शीर्ष 10 मिलियन में कैसे प्रवेश कर पाया है? कियाओ गेली को डीमैन जनजाति के 3 महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में जाना जाता है, जो कि क्रिस्टन से भी अधिक प्रसिद्ध है और वह क्रिस्टन से पहले प्रसिद्ध हो गया था। उसके पास निर्वाण स्तर के शीर्ष 10 में जगह बनाने की ताकत होनी चाहिए, तो उसकी रैंकिंग इतनी कम क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपराजित राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जानबूझकर अपनी रैंकिंग को पीछे छोड़ दिया? आप जानते हैं, ये वास्तव में संभव हो सकता है। कियाओ गेली ने लिन जियांगडोन को देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा, क्या लिन शेन आपका छोटा भाई है? तुम मेरे भाई को जानते हो? लिन जियांगडोन की नजर थोड़ी सिकुड़ गई। मुझे नहीं लगता, लेकिन लिन परिवार के किसी व्यक्ति ने मेरे कबीले के एक कुलीन व्यक्ति को अपमानित किया है, इसलिए तुम सभी को मर जाना चाहिए, जिसमें तुम भी शामिल हो। कियाओ गेली ने उसे ऐसे देखते हुए कहा जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। वान परिवार कियाओ गेली के परिवार का अनुयायी था और कियाओ गेली का परिवार कैथरीन के परिवार का अनुयायी था। लिन मियाओ और वान नियानबेई के साथ हुई घटना के कारण केवल वान परिवार ही लगभग नष्ट नहीं हुआ था,
यहाँ तक कि कियाओ गेली के परिवार को भी कैथरीन द्वारा दंडित किए जाने के कारण कष्ट सहना पड़ा था। इसलिए कियाओ गेली लिन परिवार के लोगों से बहुत घृणा करता था। अगर उसे असेंशन स्तर की लड़ाई में भाग लेने का मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से लिन शेन को नहीं छोड़ता। चूंकि वह लिन शेन का सामना नहीं कर सका, इसलिए वह लिन जियांगडोंग के पास आया। बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा, लिन जियांगडोंग हंसने लगा। क्या मजाक है? कियाओ गेली ने लिन जियांगडोंग को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। दुश्मन को मारने का अवसर स्वाभाविक रूप से खुशी का कारण होता है, लिन जियांगडोंग ने कहा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक फूल की पंखुड़ी को झटका। पंखुड़ियां तुरंत ही हवा में एक पंखुड़ी धार में तब्दील हो गईं। कियाओ गेली की ओर बढ़ी और उसे पूरी तरह से अंतहीन पंखुड़ी धार में समाहित कर लिया। इस चाल से लिन जियांगडोंग ने कई निर्वाण स्तर के शक्तिशाली लोगों को हराया था। एक बार पेटल टोरेंट में फंस जाने के बाद बचना लगभग असंभव था। क्योंकि लिन जियांगडोंग की चाल धूल निपटान के समान थी, दोनों शक्तियां जैसे जैसे सामने आती गईं, वे अधिक शक्तिशाली होती गईं, जिससे किसी अधिक शक्तिशाली को पराजित करना अधिक कठिन नहीं रहा। जब तक किसी के पास उसे तोड़ने का कोई रास्ता न हो, उसे हराना बहुत कठिन था। अचानक पेटल टोरेंट के भीतर से काली लपटें उठने लगी और लगभग तुरंत ही पेटल टोरेंट प्रज्वलित हो गया तथा काली लपटों की एक नदी में बदल गया। एक पल में सभी पंखुड़ियां नष्ट हो गईं और कियाओ गेली, जिसके शरीर से काली लपटें उठ रही थीं, राख के बीच गर्व से खड़ा था, लिन जियांगडोंग को ठंडी निगाहों से घूर रहा था और कह रहा था, कियाओ गेली, तुम्हारी छोटी छोटी तरकीबें मेरे खिलाफ बेकार हैं। कियाओ गेली है अविश्वसनीय रूप से मजबूत। अपराजित राजा वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन आखिरकार वह बहुत कम समय के लिए, बहुत कम बार निर्वाण से गुजरा है। वह कियाओ गेली का मुकाबला कैसे कर सकता है? मैंने सुना है कि कियाओ गेली 9 बार सुरक्षित रूप से निर्वाण प्राप्त कर चुकी है। अब एकमात्र विकल्प यह है कि लड़ाई हार दी जाए। इस बार हारने से रैंकिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्या आपने उन्हें ये कहते नहीं सुना कि यह एक व्यक्तिगत दुश्मनी है? रैंकिंग खोना मामूली बात है, दुश्मन द्वारा अपमानित होना बहुत शर्मनाक है। जब भीड़ चर्चा कर रही थी, लिन जियांगडोंग ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए फिर से पंखुड़ियां उड़ा दी। एक पंखुड़ी 10 हो गई, 10 100 हो गई, 100,000 हो गई और तुरंत बर्फानी तूफान में बदल गई जिसने कियाओ गेली को घेर लिया। ये व्यर्थ है। भले ही आप इसे 1000 बार, 10,000 बार दोहराएं, परिणाम वही होगा। कियाओ गेली से काली राक्षसी लपटें उठी और एक बार फिर से नीचे उतरती पंखुड़ियों को प्रज्वलित कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पंखुड़ियों से भरा आकाश तुरंत चिंगारी बन गया। फिर भी चिंगारी की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि और अधिक बढ़ती गई और जलती हुई पंखुड़ियां पहले की तरह राख में नहीं बदली। अधिक से अधिक प्रज्वलित पंखुड़ियां कियाओ गेली पर बरसने लगी और एकत्रित होकर पंखुड़ियों का एक धधकता हुआ टॉवर बन गया। एक के बाद एक स्तंभ खड़े किए गए। मीनार का ढांचा मोटा और ऊंचा होता गया, परत दर परत स्तर तेजी से ऊपर उठते गए क्योंकि पंखुड़ियां एक के ऊपर एक जमती गईं। कियाओ गेली पंखुड़ियों से बने टॉवर के आधार में दबा हुआ था और उसने पंखुड़ियों से बने जलते टॉवर को गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पहले तो वह पंखुड़ीदार मीनार को गिराने में लगभग सफल हो गया, लेकिन जैसे जैसे मीनार की परत दर परत बढ़ती गई, कियाओ गेली के लिए हिलने डुलने की जगह छोटी होती गई। उसका पूरा शरीर आधार के भीतर फंस गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। चाहे उसकी राक्षसी आग कितनी भी जलती हो, वह केवल पंखुड़ी वाले टॉवर को आग के टॉवर में बदल देती है। उसे गिराने में असमर्थ होती है, न ही उसे जलाकर राख कर सकती है। तुम्हें मर जाना चाहिए। लिन जियांगडोंग ने ठंडे मन से कियाओ गेली को देखा, जो पंखुड़ी वाले टॉवर के नीचे दबा हुआ था। उसकी निगाहें अत्यंत बर्फीली थीं। कियाओ गेली शुरू में स्थिति की गंभीरता को समझने में विफल रहा और उसने पंखुड़ी टॉवर के दमन को तोड़ने के लिए अपने जीवन आधार को बुलाया। हालांकि पंखुड़ी टॉवर के भीतर उग्र रूप से चार्ज करने के बावजूद उसका जीवन आधार टूट नहीं सका और उसे मजबूती से दबा दिया गया। और जैसे जैसे पंखुड़ी वाला टॉवर परत दर परत ऊंचा होता गया, कियाओ गेली को केवल यह महसूस हुआ कि उसके कवच का हर टुकड़ा टूटकर बिखर जाएगा। उसके आंतरिक अंग दबाव में विकृत हो रहे थे, उसके 7 छिद्रों से लगातार रक्त बह रहा था। देखने वाले दंग रह गए। कियाओ गेली, जिसे दी मैन जनजाति के 3 प्रमुख प्रतिभाशाली लोगों में से एक कहा जाता है, को इतनी बुरी तरह से दबाया जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कियाओ गेली को दबाने वाला ये टॉवर, यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? रुको, क्या ये दानव दमन टॉवर नहीं है, जो संत हृदय जनजाति की एक गुप्त तकनीक है?
हाँ हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कि यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। प्रतिद्वंद्वी जितना शक्तिशाली होगा, सेंट हॉट ट्राइब के दानव दमन टॉवर का स्तर उतना ही अधिक होगा। अपराजित राजा की चाल दानव दमन टॉवर की तरह ही लगती है। मुझे याद है कि अपराजित राजा ने सेंट हॉट जनजाति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनौती दी थी, है न? उस समय सेंट हॉट जनजाति के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने इस चाल का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह केवल एक आरोही था और असली दानव दमन टॉवर को बाहर नहीं ला सकता था। उसने केवल टॉवर की गति का उपयोग अपराजित राजा को दबाने के लिए किया। ये खत्म हो गया है। कियाओ गेली खत्म हो गया है। वह टावर के तल पर फंस गया है। वह अपनी घड़ी पर आत्मसमर्पण बटन को सक्रिय करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लोगों को अचानक एहसास हुआ कि कियाओ गेली शायद मरने वाला था। ट्रैक एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे जैसे फूलों का टॉवर ऊपर की ओर बढ़ता गया, दबा हुआ कियाओ गेली का कवच टूट गया और उसका शरीर एक विकृत आकार में संकुचित हो गया। चाहे उसकी राक्षसी आग कितनी भी भयंकर क्यों न हो, वह विशाल फूलों के टॉवर को जला नहीं सकती थी। मीनार के आधार से पीड़ा की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन वे व्यर्थ थीं। हर कोई आंखें फाड़े देख रहा था। जैसे जैसे मीनार ऊंची होती जा रही थी और चीखें धीमी होती जा रही थीं, अंततः वे सुनाई देना बंद हो गईं। अंततः पुष्प मीनार का उठना बंद हो गया। वो राक्षसी अग्नि के उन्मत्त दहन में समा गया, मानो वह एक स्तंभ हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दे रहा हो। कियाओ गेली की आकाश जलाने वाली दानव अग्नि वास्तव में शक्तिशाली थी। भले ही वह मर चुका था, उसकी दानव अग्नि बुझी नहीं और तब तक नहीं रुकी जब तक कि उसने सब कुछ जलाकर राख नहीं कर दिया। यदि पेटल टॉवर में स्वाभाविक रूप से स्नोबॉल की तरह लुढ़कने और राक्षसों को दबाने के लिए आत्माओं को अवशोषित करने के दोहरे प्रभाव नहीं होते, तो कियाओ गेली को दबाना मुश्किल होता। जैसे ही पंखुड़ियों ने बर्फ के गोले की तरह लुढ़कना और आत्माओं को अवशोषित करना बंद कर दिया, विशाल टॉवर आकाश जलती हुई दानव आग से जल्दी ही राख में बदल गया। फूलों का टॉवर उड़ती हुई राख में बदल गया और कियाओ गेली का शरीर दिखाई दिया, जो खून और मांस के एक तालाब में दबा हुआ था। अगर हिम्मत है तो मुझे छुओ, लेकिन अगर किसी ने मेरे परिवार को छुआ, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मौत तक। लिन जियांगडोन की आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। कियाओ गेली वास्तव में ऐसे ही मर गई। हर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कियाओ गेली इतनी आसानी से मारा गया। ऐसा लगता है कि कियाओ गेली को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत बस इतनी सी थी। ऐसा नहीं है कि कियाओ गेली पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं था, बल्कि ऐसा है कि अपराजित राजा बहुत अधिक शक्तिशाली था। लिन भाई पिछले भाई से ज्यादा डरावने हैं। मुझे लगा कि लिन शेन काफी ताकतवर है, लेकिन जब अपराजित राजा क्रोधित होता है तो वह लिन शेन से भी ज्यादा क्रूर होता है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह पहली बार हो सकता है कि अपराजित राजा ने किसी को मारा हो, है ना? वह पहले भी कई चुनौतियों और लड़ाइयों से गुजर चुका है और उसने कभी किसी को नहीं मारा है ना? मुझे आश्चर्य है कि उनके मन में किस तरह की दुश्मनी थी। आखिरकार कियाओ गेली डीमैन जनजाति के 3 महान सेनापतियों में से एक था। अपराजित राजा ने उसे इस तरह मार डाला। ऐसा लगता है कि अब से वे डीमैन जनजाति के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। डरने की क्या बात है? उसका छोटा भाई लिन शेन सेलेस्टियल रेस के साथ है ना? सेलेस्टियल रेस और डीमैन जनजाति हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। अजय राजा द्वारा कियाओ गेली को मार डालने से सेलेस्टियल रेस निश्चित रूप से ऐसे मजबूत जोड़ का स्वागत करेगी। बड़े भाई, यह अभी भी वही बड़ा भाई है। लिन शेन लिन जियांगडोन को कियाओ गेली को दबाते और मारते हुए देख रहा था। वह उस भाई को याद करने से खुद को रोक नहीं सका जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा था। बचपन में जब लिन शेन को धमकाया जाता था तो हमेशा उसका बड़ा भाई ही उसके लिए खड़ा होता था। हालांकि उसका तीसरा भाई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन वह उसकी तरफ से कुछ नहीं करता था, बस उसे सिखाता था कि कैसे धमकाया न जाए और उन लोगों को कैसे धमकाया जाए जिन्होंने उसे धमकाया था। साम्राज्य पर और अध्याय खोजें। भले ही उसका तीसरा भाई सही था और उन शिक्षाओं ने धीरे धीरे लिन शेन को दुनिया का सामना करने, कुछ समस्याओं को हल करने और असफलता के दर्द को सहने के लिए सक्षम बना दिया। यह उसका बड़ा भाई ही था जिसने लिन शेन को सबसे अधिक सुरक्षा का एहसास दिलाया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह लिन शेन के जीवन की उज्ज्वल चांदनी थी।